कॉलेज के आदमी जब फाइनल ईयर में होता है, जब प्लेसमेंट हो रही होती है कॉलेज में, तो अगर आपको लगता है कि मेरे दोस्तों की प्लेसमेंट होगी, मेरी नौकरी नहीं लगी, तो घबराहट होती है। आपको नहीं लगता कि राजनीति में जब आप देखते हैं कि एक के बाद एक राज्यों में दूसरी पार्टियां तो सरकार बना रही हैं और कांग्रेस पार्टी की कहीं प्लेसमेंट ही नहीं हो रही? आज रेखा गुप्ता जी की भी प्लेसमेंट हो गई और कांग्रेस की कहीं सरकार नहीं बन रही। क्या लेफ्ट आउट फील नहीं कर रहे हैं कि यार मैं इतना गया गुजरा हूँ? बहुत सारे कांग्रेस नेता, बड़े बड़े नेताओं को ये नहीं पता था कि मेरे फादर कांग्रेस के एमपी हैं और मैं उन लोगों का इंटरव्यू करती थी, उनसे तल्ख सवाल पूछती थी, शो करती थी। बीजेपी के लोगों को पता था। मुझे याद है अरुण जेटली जी से मैं बहुत जाके मिलती थी, बहुत डिस्कशन करती थी। एक दिन उन्होंने पूछा तुम्हारे पापा कांग्रेस के एमपी हैं? मैंने कहा है। तो उन्होंने कहा कि, और वो मुझसे बहुत प्रेम स्वरूप रहते थे। अगर महात्मा गांधी राम के सबसे बड़े भक्त थे और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को आज 1 साल और 2 महीने हो गए हैं, तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि बीजेपी वाले हमें फोर्स करें इसलिए हम नहीं जाएंगे? या चूंकि महात्मा गांधी के लिए राम इतने महत्वपूर्ण थे, देश के लिए राम इतने महत्वपूर्ण है, तो हमें तो वैसे ही चले जाना चाहिए, भले बीजेपी कुछ भी कहे या नहीं कहे? इसमें बीजेपी कहां से आ गई? मेरी राम भक्ति को प्रमाणित तब किया जाएगा जब मैं राम मंदिर जाऊंगी। इससे बेवकूफी का लॉजिक मैंने सुना ही नहीं। कि स्टार्टअप की दुनिया में सुप्रिया जी ये बात अक्सर कहते हैं कि जो इन्वेस्टर होता है वो आपकी आइडिया में इन्वेस्ट नहीं करता, वो उस व्यक्ति में इन्वेस्ट करता है जो आइडिया लेकर आया होता है। बियॉन्ड राहुल गांधी अभी कांग्रेस पार्टी किसी और को आगे रखकर सोचने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। क्यों होंगे हम तैयार? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं। आप महात्मा गांधी जी की पार्टी उनके प्रिंसिपल पर चलती हैं। बिल्कुल। गांधी जी ने कितनी बार ये बात कही है कि आपका साध्य कुछ भी हो, लेकिन साधन की पवित्रता भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है। अगर आप उस चुनावों में अरविंद केजरीवाल को साधन बनाएंगे और आप जानते हैं कि वो बेईमान है, तो क्या यह तरीका ठीक है? तो परिस्थिति देश में मई में थी। वो परिस्थिति ऐसी थी कि अगर नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत मिल जाता तो इस देश का संविधान मटिया मेट हो जाता। एक अक्सर डिबेट जो लखनऊ और दिल्ली को लेकर चलती है, लखनऊ वाले तो खैर मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि लखनऊ से बेहतर कोई शहर है। आपका अनुभव? मैं उन्हीं लोगों में हूं जो ये कहते हैं कि लखनऊ से बेहतर कोई शहर नहीं है। मुझे सारी एडिटिंग आती है, मुझे सारे इफेक्ट्स आते हैं, मैं वॉइस ओवर से लेके वीडियो एडिटिंग सब कुछ कर सकती हूँ। एंकरिंग भी करी, एडिटर मतलब भी। अब आपकी टीम में आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता? ओ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने कहाँ पे शॉर्टकट अपनाया है। मेरे फ्रेंड्स को लगता है कि मैं बिल्कुल सही बोलती हूँ और उनको ये लगता है कि तुम ही हो तो बोल सकती हो, नहीं तो कोई बोलता नहीं है। और तभी वो फ्रेंड बने भी हुए। आप बीच बीच में कुछ पूछ के फिर आप मुझ पर आ जाते हैं कि थोड़ा माहौल नहीं बिल्कुल जरूरी भी है। इस पर तो मजाक में कहते भी हैं कि तुमने मुझे कोई भी जोक सुनाया, लेकिन मैं हंसूंगा तब, पहले तुम ये बताओ तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तुम मोदी को अच्छा मानते हो, राहुल जी को अच्छा मानते हो? हमने अपने देवताओं को भी गुस्से में कर दिया। एक क्रोध, एक आक्रोश। क्यों भाई? हमारे देवता सौम्य हैं, शांत हैं। उस धर्म के लड़कों को बजाय रामनवमी शांति से मनाए, श्री राम की मर्यादा देखें, उनको दूसरों के धार्मिक स्थलों पर चढ़ाकर झंडे गड़वाना, अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाना, ये बीजेपी करती है। वो आप कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव जीत लेने का मतलब ये नहीं कि बीजेपी की सारी बात ठीक है, तो क्या चुनाव हार जाने का मतलब है कि हम ठीक है? अगर किसी दिन कोई रास्ते में सर पर बंदूक तान ही दे आपके और कहे कि मोदी सरकार की 2 सच्ची तारीफ करो, तो क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्हें आपने टीवी पर खूब देखा होगा। ये खास तौर पर अपने तेवरों के लिए जानी जाती हैं। इन्हीं तेवरों की वजह से जहां बहुत सारे लोग इन्हें पसंद करते हैं, तो बहुतों को ये असहनीय पीड़ा भी देती हैं। ये सीनियर जर्नलिस्ट रही हैं, आज ये कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरपर्सन है। जाहिर तौर पर इनसे पॉलिटिक्स की बात तो करेंगी, साथ में थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की चुगली भी होगी। तो स्वागत कीजिए सुप्रिया शिनेत जी का। सुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुप्रिया जी, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि बहुत सारे लोगों को आप असहनीय पीड़ा भी देती हैं, क्यों देती हैं दर्द? मुझे लगता है सच अगर बेबाकी से बोला जाए तो लोगों को थोड़ा सा असहज करता है। मुझे लगता है कि अगर लोगों को आईना दिखाया जाए तो लोगों को पसंद नहीं आता है। मुझे लगता है कि अगर मीठा मीठा चाशनी में डुबो करना बोला जाए और एक फिल्टर ना लगाया जाए तो लोगों को दिक्कत होती है। पर अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको मेरी बात दिक्कत तलब लगेगी, और अगर आप मेरी विचारधारा सा लगे तब भी लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा प्रेजेंट रोल है, या जिन चीज़ों पर मैं बोलती हूँ, या जिन टीवी चैनल्स पर मैं जाती हूँ, तो ना मैं एंकर से मित्रता करने गई हूँ, ना मैं वहाँ पर अपना कोई कंस्टिट्यूएंसी बनाने गई हूँ। मुझे जो ठीक लगता है मैं वो बोलती हूँ, थोड़ा तल्ख बोलती हूँ, और वो अगर लोगों को बुरा लगता है तो भाई उनकी बला। तो मतलब आपने एक तरह से पॉडकास्ट की टोन सेट कर दी है कि सच बोलो, लेकिन उसमें कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फिल्टर लगाते हैं ना, तो आप अपने व्यूअर को थोड़ा कमतर आंक रहे हैं। लोग सब समझते हैं, सब जानते हैं। जैसे आपने कहा मैं लोगों को परेशान करती हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ जिनको लगता है कि मैं उनकी आवाज हूँ। उनको लगता है कि पहले ऐसा कोई नहीं बोलता था, आपने जस का तस। मुझे नहीं लगता जस का तस। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग
कुछ टाइम से एक पर्टिकुलर तरह का नैरेटिव बनाते थे, झूठ बोल के निकल जाते थे, कुछ भी कह देते थे और उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं आता था। मुझे लगता है मैं वो काम करती हूँ और मैं तो हिंदू शास्त्रों में यकीन करती हूँ, तो उसमें तो कहा गया शठे शाट्यम, जिसको जो जैसा करे उसको वैसा बिल्कुल। चलो पे बैक इन देयर ओन कॉइन। और सुप्रिया जी से पहले कि हम भी अपने अनफिल्टर्ड सवाल आपसे पूछे, लेकिन मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत थोड़े से ऐसे सवाल से करूंगा जिस तरह की बातचीत अमूमन आपके साथ होती नहीं होगी, वो आपकी तारीफ से। अरे वाह। 2.5-3 साल पहले या यूं कहूं कि 3-4 साल पहले तक सोशल मीडिया पर कांग्रेस, कहूं कि बीजेपी वाले एक तरह से बिल्कुल उनको नेस्तनाबूद करके रख देते थे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं, या मेरा क्या सभी का ऑब्जर्वेशन है, कि कांग्रेस ने बीजेपी वालों की छाती पे घुटना रखा हुआ है। और नो डाउट इसका कुछ क्रेडिट तो आपको जाता ही है, इवन कि मीडिया में भी इस पर काफ़ी कवरेज हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप चेयरपर्सन बनी और आपने फंक्शनिंग देखी सोशल मीडिया की, क्या लग रहा था कि क्या कमी है? तेवरों में कमी लग रही थी, अप्रोच में कमी लग रही थी, और फिर क्या ठीक किया आपने? दो चीजें हैं, और क्योंकि आपने बोला है बिना फिल्टर के बोलना है, तो मैं बिना फिल्टर के सच बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, 140 साल का इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शायद ये यकीन ही नहीं हो सकता था, मैं उम्र में वरिष्ठता की बात कर रही हूँ, कि राजनीति इस कदर भी पतन के साथ लोग कर सकते हैं। जिस तरह की भाषा हमारे प्रतिद्वंदी या इवन प्रधानमंत्री बोलते हैं, मुझे नहीं लगता था कि हिंदुस्तान की राजनीति में बीजेपी वालों ने भी ऐसा सोचा कि ऐसी बातें की जा सकती हैं। लेकिन एक टोन सेट कर दी बीजेपी ने, और बीजेपी ने ना सिर्फ टोन सेट करी पर झूठ भी बोला। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का ये मानना था, और ये मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी जब देखती थी और आंकती थी तो मुझे लगता था इन लोगों को क्या लग रहा है। तो मुझे लगता था कांग्रेस का शायद, और ये बड़प्पन है पार्टी का, या उनका एक इतिहास है, या शायद हमारी संस्कृति है, कि सच को आप कब तक दबा सकते हैं। सच तो अंततोगत्वा निकल ही जाएगा, झूठ का पर्दाफाश हो ही जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सामने वाले को झूठ बोलने की आजादी दी गई, और सामने वाले ने झूठ बोला, और कांग्रेस को ऐसा लगा कि ये सच नहीं है और सच आ जाएगा सामने, लेकिन उसने दुष्प्रचार होने दिया। तो मेरा पहला जब मैं सोशल मीडिया में आई, और एक बहुत अच्छी बात तब हुई कि उसी समय भारत जोड़ो यात्रा हुई, तो राहुल गांधी के खिलाफ पूरा तंत्र था, एक लाखों करोड़ों का पैसा जुटाकर उनकी छवि बर्बाद करने का एक बहुत सुनियोजित तरीके से काम किया जा रहा था। और जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मीडिया जो उनको नहीं दिखा रहा था उनको भी अंततोगत्वा दिखाना पड़ा, क्योंकि एक सैलाब था वो आजाद भारत में इस तरह का जन कांटेक्ट प्रोग्राम कभी नहीं हुआ था। तो उसने मेरी बहुत मदद करी, क्योंकि लोगों को असलियत समझ में आई। लेकिन मेरा जो अपना ब्रीफ था, और मैंने जो अपनी टीम को ब्रीफ दिया, वो बहुत सिंपल था कि हम अपनी बात करेंगे, मुस्तैदी से करेंगे। हमारा एक गौरवशाली इतिहास है, हम वो पार्टी हैं जिसके लोगों ने शहादत दी है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। लेकिन हम सामने वाले का भी पर्दाफाश करेंगे। अगर सामने वाला झूठ बोलेगा तो हम बैठकर ये नहीं कहेंगे कि इसका सच आ जाएगा, हम उस झूठ का पर्दाफाश उसी वक्त करेंगे। सुप्रिया जी, कॉलेज के आदमी जब फाइनल ईयर में होता है, जब प्लेसमेंट हो रही होती है कॉलेज में, तो अगर आपको लगता है कि मेरे दोस्तों की प्लेसमेंट होगी, मेरी नौकरी नहीं लगी, तो घबराहट होती है। आपको नहीं लगता कि राजनीति में जब आप देखते हैं कि एक के बाद एक राज्यों में दूसरी पार्टियां तो सरकार बना रही हैं और कांग्रेस पार्टी की कहीं प्लेसमेंट ही नहीं हो रही? आज रेखा गुप्ता जी की भी प्लेसमेंट हो गई और कांग्रेस की कहीं सरकार नहीं बन रही, क्या लेफ्ट आउट फील नहीं कर रहे हैं कि यार मैं इतना गया गुजरा हूं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे 100 सांसद हैं इस देश में, हमारे करीब 750-800 विधायक हैं। मेरा अपना मानना है कि चाहे वो झारखंड में हमारी घटक दल की सरकार हो, या डीएमके के साथ तमिलनाडु में हो, या हमारी कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल की सरकार है, ऐसा नहीं है। हम उनको नगण्य नहीं समझते कि क्योंकि हमारी उत्तर प्रदेश या बिहार में नहीं है तो हमारा सब कुछ नहीं है। आपने एक जिक्र किया तो मैं उस पर जरूर बोलना चाहती हूँ, रेखा गुप्ता जी पर। उनको बधाई हो, महिला मुख्यमंत्री चौथी बनी दिल्ली की। कल रात से कुछ लोग लगे हुए हैं और उनका काला सच सामने आ रहा है। जिन भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जिस तरह का उन्होंने नफरत उगला, चाहे वो केजरीवाल जी के खिलाफ हो, चाहे वो जेएनयू के स्टूडेंट्स के खिलाफ हो, चाहे वो राहुल जी और प्रियंका जी के खिलाफ हो, जो भाषा उन्होंने बोली। पर मुझे हंसी इस बात से आ रही है कि लोग क्या समझ के बैठे थे कि बीजेपी किसी ऐसे को बनाएगी जो आप आदाब और जी जनाब से बात करता है। आप बीजेपी का पूरा
तंत्र उठाकर देख लीजिए। इस समय बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री वो भाषा बोलते हैं कि जो आप सोच नहीं सकते थे सार्वजनिक जीवन में। सुप्रिया जी, मुझे लगता है चूंकि यहाँ बीजेपी है नहीं, और क्योंकि आज हम आप ही से बात करने बैठे हैं। रेखा गुप्ता जी की आपको एक बात बता रही हूँ, क्यों अब बीजेपी नहीं है, लेकिन मैं तो बीजेपी के खिलाफ ही बोलूंगी ना। लेकिन आज बात तो आपकी और आपकी पार्टी के बारे में हम करेंगे ना, तो मैं आ रही हूँ उस पर। तो मेरा अपना मानना है कि रेखा गुप्ता जी को मतलब मुबारक हो दिल्ली को कि ऐसी व्यक्ति बनी मुख्यमंत्री, और मुझे उनसे कोई मेरा खेतबेड़ का झगड़ा नहीं है। लेकिन मैं आपको संदर्भ बताने की कोशिश करी हूं, किन लोगों का उत्थान हो रहा है पॉलिटिक्स में। इस देश का प्रधानमंत्री पर तो हम सब चर्चा कर सकते हैं, मुजरा बोलते हैं वो सड़क पे खड़े होकर। तो खैर, आपने जो कांग्रेस की बात करी, ऐसा नहीं है। ये बहुत इजी है कह देना कि हमारी सरकार नहीं। मैं आपको 2-4 राज्यों के चुनाव हुए, झारखंड में हमारी सरकार बनी घटक दल की, जम्मू कश्मीर में एनसी के साथ हम चुनाव लड़े, सरकार बनी, हरियाणा हम हारे। उस हार पर मुझे दुख हुआ, और इसलिए बहुत तकलीफ हुई क्योंकि 39.9% हमारा वोट शेयर था, 39.5% बीजेपी का वोट शेयर था। और अगर शायद अगर रिबेल्स मैनेज हो जाते या केजरीवाल जी चुनाव लड़ने नहीं जाते तो सरकार हमारी बनती। 11.5% हमारा वोट शेयर ऊपर गया, इस बात की संतुष्टि है हरियाणा में। लेकिन महाराष्ट्र के वर्डिक्ट को मैं वर्डिक्ट नहीं मानती हूं। नहीं, आप चलो हरियाणा पर ही रुकते हैं। आपने कहा रेबल्स मैनेज हो जाते हैं, अब बीजेपी वाले तो आपके लिए रेबल्स मैनेज नहीं करेंगे ना। आप मुझे बस 1 मिनट महाराष्ट्र पे बोलने दीजिए, फिर मैं हरियाणा पे आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी। महाराष्ट्र के वर्डिक्ट को मैं इसलिए वर्डिक्ट नहीं मानती हूं क्योंकि 5 साल में जितने लोग ऐड हुए वो 5 महीने में ऐड हुए। महाराष्ट्र के टोटल वोट महाराष्ट्र की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा थे। ये सवाल लगातार चुनाव आयोग से पूछे गए, एक आए वो रिटायर हो गए, सस्ती शायरी सुनाते रह गए, लेकिन ये जवाब नहीं मिला है। और इसका जवाब बीजेपी क्यों दे रही है, चुनाव आयोग को देना दीजिए इसका जवाब। तो मैं महाराष्ट्र को वर्डिक्ट नहीं मानती क्योंकि मैंने जो वहां पर मूड देखा तो वो ग्राउंड पर बिल्कुल अलग था। आपने मुझसे बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि हमारा रिबेल मैनेजमेंट बीजेपी नहीं करेगी, हम आशा भी नहीं करते। बीजेपी तो आग में और घी डालेगी, अगर हम होते तो हम भी ये काम करते। तो बिल्कुल चूक हुई। 39.5 और 39.9 का ये अंतर जो 0.4% का था वो हमारी चूक का लेना देना है। हमारा 11.5% वोट बढ़ा, अगर 12% बढ़ा होता तो आज मुख्यमंत्री हमारा होता, सरकार हमारी होती। मैं इस तथ्य से बिल्कुल नहीं भाग रही हूं कि चूक हमारी थी। हम बेहतर चुनाव लड़ सकते थे, हम रिबेल मैनेज बेटर कर सकते थे, हम टिकट वितरण में शायद और मुस्तैदी से चीजें देख सकते थे, हम टिकट वितरण में शायद ज्यादा विनेबल कैंडिडेट्स को टिकट दे सकते थे। हम एक हमारे यहाँ थोड़ा सा ये प्रथा है, थोड़ा सा हमारे यहाँ एक जिसको कहते हैं एक थोड़ी सी जिसको झिझक कह लीजिए या क्या, सिटिंग का टिकट नहीं काटते। मुझे लगता है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। अगर आपको एक विनिंग मशीन बनना है, आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आने वाले चुनावों में आप ये देखेंगे। हो सकता है कि अब आप मुझसे पूछे लेकिन दिल्ली आप क्यों हार गए, और मैं इससे पहले कि आप ये पूछे मैं इसका जवाब दे देती हूं क्योंकि ये हार डिसअपॉइंटिंग थी। ये हार इसलिए डिसअपॉइंटिंग थी क्योंकि 27 साल तक बीजेपी दिल्ली से बाहर थी। ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी एक सरकार चला रहे थे। जब दिल्ली का चुनाव मुहाने पे आया तो हमें एक कॉल लेनी थी कि हम अपने घटक दल जो लोकसभा में साथ थे उनके साथ रहेंगे या उनके खिलाफ लड़ेंगे। जब हमने जमीनी हकीकत देखी, अपनी लोकल यूनिट से बात करी, तो एक चीज बिल्कुल साफ थी कि माहौल, लोगों का डिसग्रंटलमेंट अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ है। जो दिल्ली की बदहाली एक सेकंड में यहीं रोकना चाहूंगा। ये बात आपको दिसंबर में पता लगी लेकिन मई या जून में नहीं पता चली जब लोकसभा के चुनाव थे? ये क्वेश्चन बड़ा वाजिब है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बेतुका भी, और मैं बताती हूं क्यों। मई में हमारा क्या मोटिव था? मई में हमारा मोटिव था कि कुछ भी करके ये जो 400 पार का नारा है उसको रोकना है, क्योंकि अगर वो नहीं रुकता तो शायद हम और आप बैठ के यहाँ पे ये पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। जी पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा, पहले पूरी विनम्रता से अपना जवाब देने मैं यहाँ इसलिए रोकना चाहूंगा। आपने कहा ना कि बेतुका सवाल है, मुझे लग रहा है ये दलील भी बेतुकी है, पूरी विनम्रता से। इसलिए मैं इसलिए मेरी आपने दलील सुनी नहीं, मैंने सुन ली। बिना मेरी दलील सुने बोल कैसे? चलिए आप दलील तो सुनाने दीजिए। मई में हमारा एक मोटिव था। मोटिव क्या था? कि हमें बीजेपी को रोकना है। और मुझे ऐसा लगता है पूरी विनम्रता के साथ कि मैं अपने सारे घटक दलों को इस बात का श्रेय देती हूं कि हमने मिलकर लड़ा और हमने 400 को लाकर 240 पर पटका। आज नरेंद्र मोदी घटक दल की सरकार चला रहे हैं। इस देश ने उनकी नकेल कसी और हमें ज्यादा जवाबदेह बनाया कि आप उनसे बैठकर सवाल पूछिए। जब दिसंबर आया, हो गया अभी नहीं हुआ, अभी हो जाने दीजिए फिर आपसे रिलाइए। जब दिसंबर आया तो हमारे सामने एक क्वेश्चन था कि हम दिल्ली की बात उठाएंगे या हम घटक दल का धर्म निभाएंगे। मुझे ऐसा लगता था कि पॉलिटिक्स में हम हैं
हम एनजीओ नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमारी सियासी जमीन है दिल्ली में। हमने 15 साल बड़ी सक्सेसफुल गवर्नमेंट चलाई है। आज भी शीला दीक्षित जी का नाम लोग ले रहे हैं। तो हमें लगा कि नहीं, हमें दिल्ली की अगर बात करनी, दिल्ली के लोग बात करेंगे तो हमें आपसे सवाल पूछना पड़ेगा। और घटक दल की जो राजनीति होती है वो ऐसी ही होती है। अब सुप्रिया जी, आपकी इस तर्क में दो गलतियां जो मैं अगर गलत पूरी विनम्रता से बता रहा हूं। पहली बात आपने जो कई इंटरव्यूज में कही, आज आपने फिर कही कि हमें किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना था। और उस किसी भी कीमत पर आप केजरीवाल के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो। आप महात्मा गांधी जी की पार्टी, उनके प्रिंसिपल पर चलती हैं। गांधी जी ने कितनी बार ये बात कही है कि आपका साध्य कुछ भी हो, लेकिन साधन की पवित्रता भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है। अगर आप उस चुनावों में अरविंद केजरीवाल को साधन बनाएंगे और आप जानते हैं कि वो बेईमान है, तो क्या यह तरीका ठीक था, राजनीति ठीक थी? हम महात्मा गांधी की पार्टी है और महात्मा गांधी से हमने एक चीज सीखी है। नहीं, पहले इस बात का जवाब दीजिए। मैं आपकी बात का जवाब, अगर अपवित्र है, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है, तो क्या उस भ्रष्ट केजरीवाल का साथ लेना जरूरी था? मनीष जी, आपने महात्मा गांधी का नाम लिया, सॉरी, महात्मा गांधी का नाम लिया। मैं महात्मा गांधी की ही बात दोहरा रही हूं। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को घुटने टिकाने के लिए उपवास भी किया, आंदोलन भी किया, भारत छोड़ो आंदोलन का भी नारा दिया और 15-15, 20-20 दिन मैं साधन की पवित्रता की बात कर रहा हूं। उनके ही साधन आप देख लीजिए, उन्होंने हर चीज करी साधन। तो केजरीवाल का साधन ठीक था? अगर केजरीवाल आपके हिसाब से बेईमान हुए हैं दिसंबर में, मुझे ऐसा लगता है कि जो परिस्थिति देश में मई में थी, वो परिस्थिति ऐसी थी कि अगर नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत मिल जाता तो इस देश का संविधान मटिया मेट हो जाता। बाबा साहब का संविधान, महात्मा गांधी का संविधान, सरदार पटेल का संविधान, जवाहरलाल नेहरू का संविधान। और इसलिए हमारे लिए संविधान को बचाना सबसे बड़ा लक्ष्य था और उसके लिए हमने कुर्बानी भी दी अपनी कई सीटों की। हमने बड़ा दिल करके राजनीति करी। कई कई जगह ऐसा था जहां पे हमें वो सीट लड़नी चाहिए थी, लेकिन हमने अपने घटक दल को दी। लेकिन उस सबके बाद, साधन की जिस पवित्रता की आप बात कर रहे हैं, उस सबके बाद हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। मैं यहां पर इसलिए हूं क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल आउटफिट की पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूं और उसके चलते हम सियासत करने के लिए पॉलिटिक्स में आपको अपना भी रिवाइवल करना है। बिल्कुल करना है। तो लेकिन अब यहीं पर दूसरा जो तार्किक गलती है आपकी, वो ये है कि आपको आप अपना गलती मत बोलिए, आपकी मुझसे असहमति हो सकती है। मैं आपके सवाल को गलत नहीं बोल रही हूँ, बेतुका बोल रही हूँ। ठीक है, शब्दों का चयन मैं ठीक कर लेता हूँ। गलती नहीं है, आपकी असहमति हो सकती है। असहमति हो सकती है। तो आपने कहा कि रिवाइवल आपको दिल्ली में करना था, इसलिए आप कोई एनजीओ तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है, आपने केजरीवाल के साथ क्यों जाते? लेकिन यूपी में भी तो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। वहां पर तो आपने एक सीट कंटेस्ट नहीं की, वहां पर आपने सभी सपा को लड़ने दी। क्या आपको लगता है यूपी में मैदान में उतरने से पहले हार मान के बैठेंगे? वहां तो हम रिवाइवल कर ही नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वहां क्यों नहीं लड़े? यूपी की कंडीशन और दिल्ली की कंडीशन में जमीन आसमान का अंतर है। मैं बताती हूँ। यूपी में सपा हमारी घटक दल की साथी है और सपा एक सीनियर रोल प्ले करती है। आज से 7-8 साल पहले तक सपा सत्ता में थी। वहां पर हमने जब चुनाव साथ मिलकर लोकसभा का लड़ा तो उसका नतीजा देख लीजिए क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। हम 46 पर आए और बीजेपी की क्या हालत हुई। ये रिजल्ट हमें दिल्ली में नहीं मिला। हमने और आम आदमी पार्टी ने साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ा, ये रिजल्ट हमें दिल्ली में नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं शायद लोग भी ये चाहते थे कि हम अलग लड़े। और जो आप 9 सीटों की बात कर रहे हैं, हमारा अपना आकलन था जब हमारे शीर्ष नेतृत्व की अखिलेश जी से और उनके वरिष्ठ नेताओं से बात हुई, तो ये एक आकलन था कि सपा को इसमें लीड लेने देते हैं क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव था वहां पर उनका वर्चस्व था। हम शायद 2-3 सीटों पे और ज्यादा लड़ना चाह रहे थे, बात बन नहीं पाई। पूरी विनम्रता से मुझे बात खत्म कर लीजिए। वहां उनका वर्चस्व आप बात नहीं खत्म करने दे रहे हैं। सुप्रिया जी, किसी पार्टी का वर्चस्व है, वो पार्टी वहां पहले से, और आप चुनाव लड़ेंगे नहीं तो उसका वर्चस्व तो रहेगा और आप वहां पर अपने आप को उभारेंगे कैसे? यूपी में और दिल्ली में अंतर है और आपकी गलती अब मैं आप बताती हूँ। दिल्ली में सत्तारूढ़ दल था आम आदमी पार्टी, यूपी में विपक्ष में है सपा। तो पहले यूपी में बीजेपी को हराना ज्यादा जरूरी है। यूपी के लोग किसको जवाबदेह बनाएंगे? और आपने वो हराने का काम सपा को दे दिया। आप बार बार विनम्रता की बात करते हो और आप मेरे साथ विनम्रता नहीं दिखा रहे। थोड़ी विनम्रता मुझे दिखाने दीजिए। हर 4 शब्दों पे ना टोकिए। हमने इसलिए सपा को वो काम दिया या हमने इसलिए सपा के साथ मिलकर चुनाव लिया, हमने इसलिए प्रचार किया क्योंकि सपा ज्यादा मजबूत थी बीजेपी को हराने के लिए। यहां पर और वहां पर क्योंकि सत्तारूढ़ दल बीजेपी है तो लोगों को जवाबदेही बीजेपी की तय करनी है। यहां पर सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी थी। उन्होंने 2 सेशंस चलाए, 10 साल की 11 साल की सत्ता चलाई, तो सवाल भी तो उन्हीं से पूछा जाएगा। हम बीजेपी से थोड़ी लड़ रहे थे, हम आम आदमी पार्टी से लड़ रहे थे। और एक ये भी सच है दिल्ली का, इससे कोई कितना भी भागे, आप कोई भी आकलन करके देख लीजिए, ये वोट अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ है। अगर हमारा यहां पर
ऑर्गेनाइजेशन, संगठन ज्यादा मजबूत होता, उसका फायदा हमें मिलता। जो भी मुद्दे हमने उठाए, ये लोग तो आपस में गाली गलौज करते रह गए, जो भी मुद्दे हमने उठाए उसका फायदा बीजेपी को मिला, शायद क्योंकि उनका संगठन ज्यादा मजबूत था। तो हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है, आप नैरेटिव बनाइए, आप माहौल बनाइए, आप सब कुछ कीजिए, अगर संगठन स्ट्रांग नहीं रहेगा तो उसका फायदा तीसरे व्यक्ति को मिलेगा, और वो मिला बीजेपी को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दिल्ली के संगठन के लिए भी ये जोल्ट और ये सीख ज्यादा जरूरी थी। चलिए थोड़ा विराम दे देते हैं ऐसे सवालों को। अब आपके से थोड़ी जाती या निजी बात करते हैं। आप लखनऊ में भी पढ़ी लिखी हैं? हाँ, मेरा पैदाइश लखनऊ की है। और आपने अपना कॉलेज यहाँ से किया, दिल्ली से किया, फिर आपकी ग्रेजुएशन लखनऊ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली। अब आपकी कर्म भूमि भी है। एक अक्सर डिबेट जो लखनऊ और दिल्ली को लेकर चलती है, लखनऊ वाले तो खैर मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि लखनऊ से बेहतर कोई शहर है। आपका अनुभव मैं क्या उन्हीं कहता है? लोगों में हूँ जो ये कहते हैं कि लखनऊ से बेहतर कोई शहर नहीं अच्छा, है। तो बताइए फिर क्यों? मुझे लगता है लखनऊ की एक तासीर है, लखनऊ की एक अदब है, अभी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, पर एक लखनऊ में एक सुकून है। और शायद इसलिए, देखिए हर व्यक्ति जहां का होता है, आप जहां के होंगे आपको शायद वहां की चीजें अच्छी लगती होंगी। मेरी पैदाइश लखनऊ की है, मेरी परवरिश लखनऊ की है, स्कूल तो वो कॉलेज, बायस नहीं जाएगा ना कभी? मतलब थोड़ा तो बायस होना पड़ेगा ही, लेकिन लखनऊ में एक सुकून है, लखनऊ में एक जो तासीर है लखनऊ की, वो बड़ी प्यार और मोहब्बत वाली है। लखनऊ में मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली वाले तो क्लेम करते हैं दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली में भी अब तो 25 से 30 साल हो गए दिल्ली में रहते हो, एक्चुअली ज्यादा वक्त अब दिल्ली में बिता दिया। छोटा सा एक लेकिन एग्जांपल देखिए, लखनऊ हमारे फिर भी दर्शकों घर को है। बताइए कि एक सिचुएशन है उसमें लखनऊ वाला कैसे रिएक्ट करता है और दिल्ली वाला कैसे करता है। अब ये तो ऐसे सिचुएशन बताना मुश्किल है, फिर भी मुझे ऐसा, मैं आपको बताती हूँ छोटी सी सिचुएशन। लखनऊ में अगर आप किसी से रास्ता पूछा आपने सड़क पे, तो हो सकता है वो आपको जाके वहां तक छोड़ भी आए। ठीक है। लखनऊ में अगर आप लोगों को बात करते भी सुनिए, अब तो थोड़ा बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन मुझे याद है अगर आप किसी से कह भी तो आप फला फला ये है, आप कह के भी गाली देते थे। दिल्ली में थोड़ा भाषा अलग थी, दिल्ली में जब नए नए आए तो लगता था अरे ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे मुझे बोल दिया, तू कैसे बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है लखनऊ जब दिल्ली आता है तो थोड़ा कल्चरल शॉक लगता है, लेकिन दिल्ली ने बहुत कुछ दिया। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी कि दिल्ली से बहुत कुछ मिला, एक पहचान मिली। मेरा जर्नलिज्म सारा दिल्ली में हुआ। दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है और दिल्ली के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे, अलग तरह का प्यार दिखाते हैं। लखनऊ में थोड़ी शायद अदब ज्यादा है, मैं ये कहूंगी लखनऊ में शायद अदब ज्यादा है, शायद सम्मान ज्यादा है, अभी भी आप कहकर बात करते हैं। और हमारी भी भाषा जब लखनऊ में होते हैं वर्सेस जब दिल्ली में होते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो लखनऊ में जब आप चिल आउट करना चाहती थी, सोचती थी चलो बाहर जाकर कुछ खाया पिया जाए, घूमा फिरा जाए, तो कौन सी अरे फेवरेट बड़ी जगह सारी थी? जगह थी। मैं लोरेटो में पढ़ती थी तो हजरतगंज में हम लोग बहुत घूमते थे, कूल ब्रेक होता था, रोवर्स होता था। फिर जब वहां से बस निकलने का होता तो कुछ कुछ और जगह खुली थी। लखनऊ में काफी चिल आउट जोन्स थे। लखनऊ में और मेरे जितने भी सबसे गहरे दोस्त हैं, और मुझे ऐसा लगता है सबसे गहरे दोस्त आपके बचपन के होते हैं, क्योंकि वो आपकी फैब्रिक को जानते हैं, वो सब लखनऊ से हैं। वी आर ऑल इन टच। बट लखनऊ तो आपकी टीवी डिबेट्स देखते हैं आपके फ्रेंड्स? हाँ, कभी आता कई बार फीडबैक? देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। नेगेटिव फीडबैक देते हैं आपको क्या पॉजिटिव देते हैं? आई डोंट थिंक वी डिस्कस पॉलिटिक्स सो अच्छा। मच, बिकॉज जब आप दोस्त यार एक साथ होते हैं तो आप अलग तरीके की बातें, अब वहां पर भी अगर पॉलिटिक्स डिस्कस करनी तो आप ये क्यों है? नहीं, बट मेरे फ्रेंड्स को लगता है कि मैं बिल्कुल सही बोलती हूँ, और उनको ये लगता है कि तुम ही हो तो बोल सकती हो, नहीं तो कोई बोलता नहीं और है। तभी वो फ्रेंड बने भी हुए हैं कि जिस नहीं, दिन ऐसा तुमने नहीं, मेरे नहीं, बारे ऐसा में नहीं। कुछ हमारी कहा। कई कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनसे बहुत गहरा मतभेद है अच्छा। पॉलिटिक्स को लेके। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसे भी दोस्त हैं। आपका ऐसा कोई दोस्त है बचपन का या कॉलेज का जो बीजेपी की आइडियोलॉजी रखता हो, योगी और मोदी का फैन हो, लेकिन आपकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा? मुझे नहीं लगता कि योगी या मोदी का फैन मैं कहूंगी, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको लगता है कि जो बहुत ही अनबायस्ड हैं पॉलिटिकली, वो पॉलिटिकली बहुत तटस्थ है, वो कभी कभी कांग्रेस की भी बुराई करेंगे, कभी कभी बीजेपी भी करेंगे, तो हमारे बड़े वाद विवाद होते हैं, मतलब बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट होगा। और वो आर्ग्यूमेंट इसलिए नहीं होता कि कौन जीतेगा ये आर्ग्यूमेंट, बट अपनी दोनों बात रखते हैं। पर हाँ, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज हुई है पिछले 10-12 सालों में, लोग इतने पॉलिटिकली पोलराइज हो गए हैं कि फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ रहे हैं, लोग फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स छोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतनी भी सहिष्णुता नहीं है कि आप अपने दोस्त की बात या फैमिली वाले की बात सुन लीजिए, किसी का जोक है, तो मैं तो जिस ग्रुप में हूं, अगर किसी ने कुछ लिखा तो मैं उसको 10 बातें जरूर सुनाऊंगी और फिर उसको हम एंड कर देते हैं। इस पर तो मजाक में कहते भी हैं कि तुमने मुझे कोई भी जोक सुनाया, लेकिन मैं हंसूंगा तब, पहले तुम ये बताओ तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। Exactly, तुम मोदी को अच्छा exactly. मानते हो या राहुल जी को अच्छा और मुझे मानते ऐसा हो? लगता है कि बहुत और ये एक अच्छी चीज नहीं है नहीं, मेरे बिल्कुल अकॉर्डिंग। नहीं है। मुझे लगता है कि अगर फैमिलीज इस बात पर डिवाइड हुई जा रही हैं, फलाने फूफा ने घराना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो मोदी जी के भक्त है, या फलाने वाले ने क्योंकि वो कांग्रेस को वोट देते, मुझे लगता है फिर तो आपकी फैमिली यूनिट लेकिन बहुत सुप्रिया कमजोर जी, हो बदलाव जाएगी। आया क्यों? आपको लग रहा है कि ये
बदलाव 10-12 सालों में आया है कि हम सामने वाले को वही मानते हैं जो उसकी पॉलिटिक्स है, उसके बियॉन्ड वो कुछ हो सकता है, उसकी और है उसके बियॉन्ड है तो फिर हम ये मानने और सोचने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि एक अलग तरह की राजनीति हो रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स ने बहुत रूप रंग बदल लिया है। क्योंकि पॉलिटिक्स जो पहले थी, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो पॉलिटिशियंस हमारे लिए क्या होते थे? जब हम लोग बड़े होते थे तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, फिर जब हम लोग स्कूल में थे तो राजीव जी बने, मेरे तो बहुत टाइम तक नरसिम्हा राव जी रहे, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जी रहे, अटल जी रहे। मैं तब कॉलेज में थी जब अटल जी प्रधानमंत्री बने। तो हम लोगों की एक अपेक्षा होती थी कि राष्ट्र की बात होगी, रोजगार की बात होगी, फलानी चीजों की बात होगी। मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स तब आइदर यू आर विद मी और अगेंस्ट मी वाली थी। और स्कूल्स में तो मैं बहुत एक्टिव रही पॉलिटिकली, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। मतलब मैं बहुत ज्यादा चीजों पर, मुद्दों पर स्टैंड लेती थी, पर कभी भी ये नहीं था कि अगर तुम मेरे साथ या मेरे खिलाफ बोल रहे हो तो भाई तुम उनके साथ हो, ऐसा नहीं था। आई थिंक ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि जो कारण पॉलिटिक्स में अब आ गए हैं, अगर आप नरेंद्र मोदी के आलोचक हैं तो आप हिंदू विरोधी हैं, ये कैसे हो सकता है? अगर आप योगी जी के चीजों पे क्वेश्चन उठा रहे हैं तो आप भगवा विरोधी हैं, आप सनातन विरोधी, ये नहीं हो सकता। ये दूसरी तरफ भी चीज ये देखने को मिली है। सपोज अगर मैं किसी फिल्म स्टार की बात करूं, नाम नहीं लूंगा, हमें ओपनली पता है, लोगों को पता है कि ये मोदी समर्थक है, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि अगर वो कोई अच्छी फिल्म भी कर रहा है तो लोग उस फिल्म की भी जानते हुए कि अच्छी है फिर भी बुराई कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि अच्छी। ये आपने एक अच्छी बात मुझसे पूछी, ये भी एक बदलाव आया है और ये बदलाव बहुत विजिबल बदलाव है। मुझे याद है मैं जर्नलिस्ट थी, महंगाई होती थी, पेट्रोल का दाम, और तब तो पेट्रोल का दाम 1 रुपए बढ़ना, 1.5 रुपए बढ़ना, ये कैबिनेट की बड़ी खबर होती थी, हम लोग कवर करते थे, नॉन स्टॉप शोज होते थे, ब्रेकिंग न्यूज आती थी। उस पर बहुत सारे पत्रकार, बड़े बड़े नामी एंकर आज की तारीख के, उस पर बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, बड़े बड़े स्टार्स उस पर बहुत बातें बोलते थे, उस पर टिप्पणी करते थे, लोग हंसी मजाक करते थे कि डॉलर पे बोलते थे, रुपए पर बोलते थे। आज वो रुपया 90 के आसपास पहुंच गया, कोई नहीं बोलता है। आज पेट्रोल 100 के पारे, कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंटिमिडेशन का माहौल है, एक डर है कि अगर हमने बोल दिया तो हमारे पूछे ना, नाराजगी नहीं, हमारे पीछे इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है, हमारे पीछे ईडी पड़ सकती है, हमारे पीछे सीबीआई पड़ सकती है। मैं क्योंकि उस जगत से थोड़ा बहुत जुड़ी हुई हूं, मैं काफी सारे फिल्म स्टार्स को जानती हूं जो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल यकीन, हम देख रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में क्या हो रहा था, या हमें लगता है कि ये गलत है, लेकिन हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं, उस प्रोजेक्ट के ऊपर गाज गिर जाएगी। तो ये माहौल क्यों बना इस देश में? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बायस के चलते हो सकता है कि अच्छे फिल्म स्टार की पिक्चर भी लोगों को अच्छी ना लगती हो, लेकिन उसी में फिर दूसरा सवाल यह कि ये जो इतना बढ़ चढ़ के बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो फिल्म स्टार्स इतना बोल सकते थे, जो मजाक कर सकते थे, जो कटाक्ष कर सकते थे, जो सरकाजम कर सकते थे, वो इतने मौन क्यों हो गए? क्या हो गया पिछले 10 सालों में? ये एक चिंता की बात यह है कि अगर किसी भी सोसाइटी में कलाकार, चूंकि एक थॉटफुल आदमी है, वैचारिक आदमी है, दुनिया देख रहा है, पढ़ लिख रहा है, अगर हम कलाकारों को अगर गूंगा बना देंगे या कलाकार गूंगा हो जाए, वो इतनी दहशत में जिए कि मैंने जैसे अपने दिमाग में जो आया बोला और मेरे पीछे 100 लोग लग जाएंगे। और मैं ये किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर अंडरलाइन कर दें, ये दोनों तरफ से लोग हो सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप भी जानती होंगी, जो अगर बीजेपी के भक्त हैं या यूं कहूं बीजेपी सपोर्टर हैं, अगर उन्हें अनुराग कश्यप की कोई फिल्म अच्छी लगती भी थी या ओपनली नहीं कहेंगे। उसी तरह कंगना को लेकर भी है, कंगना नो डाउट बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, लेकिन उन्होंने अगर कुछ ऐसे बयान दिया, आज तो बीजेपी से जुड़ी हैं, तो दूसरी पक्ष के लोग भी उनका उसी तरह से विरोध करेंगे। मैं कंगना जी की बात इसलिए नहीं करूंगी, उनको इस कैटेगरी में इसलिए नहीं डालूंगी क्योंकि वो एक बीजेपी सांसद है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, अनुपम खेर जी हैं, उनकी पत्नी खेर बीजेपी की सांसद है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो बोलते थे। अक्षय कुमार जी हैं, शायद जूही चावला जी ने भी रुपए और डॉलर पे बोला। बहुत पत्रकार साथी, भाई महंगाई पर कितने हमने शोज किए, कितने पत्रकारों ने शोज किए, रुपए पर कितनी टिप्पणियां करते थे लोग। अब वो लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ये सवाल बजाय मुझसे होने के, ये सवाल इस समाज को सत्ता से पूछना पड़ेगा। लोगों का गूंगा होना लोकतंत्र की कमजोरी है। अगर आप चीजों का बहिष्कार या चीजों का विरोध या चीजों को क्रिटिसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर आज आप कटाक्ष भी नहीं कर सकते, तो ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस देश के माहौल की बात कर रहा है। चलिए, बहुत पर्सनलाइज हो गई है हर चीज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। महाकुंभ में आप गई हैं स्नान करने? नहीं, मैं नहीं गई। जाना नहीं हुआ आपका? मैं जाना चाह रही थी, लेकिन वहां से ऐसा फीडबैक आया कि अगर आइएगा तो बहुत टाइम तक फंस जाइएगा, और फिर मैं वीवीआईपी दर्शन करने नहीं जाना चाहती थी। वो 2 बार मौका आया,
कि मैं कोई अरेंज कर रहे थे और उनके साथ, तो मैंने कहा नहीं, मेरी थोड़ी धर्म में आस्था है और मुझे ऐसा लगता है कि धर्म दो लोगों के लिए नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जो 20 घंटे तक चल के आ रहा है, 20 किलोमीटर चल के आ रहा है, और एक मैं गाड़ी से सनसनाती हुई नोज तक पहुंच गई, डुबकी लगाई, प्लेन से वापस आ गई, मुझे थोड़ा सा उस पर विरोधाभास लगा। देखिए अगर मौका मिलेगा तो जाना चाहूंगी जरूर। राहुल जी का भी जाना नहीं हुआ अभी तक? अभी तक तो नहीं हुआ है। क्या जाने का प्लान है? पता नहीं, वही बता पाएंगे। आपको लगता है कि राहुल जी के कद का अगर कोई नेता है और महाकुंभ जैसा आयोजन हो रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस बार जो महाकुंभ 144 सालों बाद आया, तो उनको जाना ही चाहिए? आप लोगों ने भी ये नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया। नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूं आपको, मैं मुझे जवाब भी लगता है दूंगा। कि हमारे जो धर्म के सबसे नहीं। बड़े, हमारे जो धर्म के सबसे सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए लोग हैं, और मैं शंकराचार्यों को बहुत मतलब उनका नाम नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं धर्म की एक उपासक हूँ, और हमारे जो संत शिरोमणि हैं उन लोगों ने भी 144 साल का बहिष्कार किया। मेरा अपना मानना है, और मैं इसको थोड़ा सा पर्सनली इस बात का जवाब देना चाहती हूँ, अगर आप मुझे बोलने दीजिए तो। बिल्कुल। धर्म एक बहुत निजी विषय है, और धर्म, तेरा धर्म वर्सेस मेरा धर्म नहीं हो सकता है। धर्म में आपकी कितनी आस्था है इसका आकलन मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरी कितनी आस्था है इसका आकलन कोई और नहीं कर सकता है। मेरा अपना मानना है कि इस तरह का जो आयोजन हुआ बहुत अच्छी बात है। जो भव्यता है, जो कुंभ की बात है, वो पहली बार नहीं हुआ है। इस देश में 62 लाख लोगों ने एक साल, जब इस देश की आबादी 40 करोड़ भी नहीं थी, तब भी डुबकी लगाई है। इस देश में सनातन संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी परंपराएं, हमारा कुंभ हमेशा से आयोजित होता हुआ आया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और इस बात की मुझे थोड़ी सी तकलीफ है, क्योंकि धर्म तो भेद नहीं करता लोगों में। कौन मेरा गरीब भक्त है और कौन मेरा अमीर भक्त है, मैं भेद नहीं करता है। कुछ लोगों की नई दिल्ली स्टेशन पर कुचलकर, दम घुटकर मौत हो जाती है, उस पर रेलवे मंत्री मौत को आंकड़े के छुपाने की बात करता है, और कुछ लोग वीवीआईपी होके चॉपर से पहुंचते। मेरे पास भी जाने का मौका था। मुझे इस बात से दुख हुआ कि अगर आप भक्त हैं तो आप सह कर जाइए वहां पर, आप चॉपर से क्यों जाइएगा? नहीं, लेकिन ये मेरा अपना मानना है, राहुल जी हो गए या हम लोग हो गए, ये बात तो हर फील्ड के लिए ना, एक नेता आप कह रहे हैं कि वीवीआईपी दर्शन ना करे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं। मैं ये देखिए, हर नेता लाइन में लगकर भी नहीं जा सकता, वो सिक्योरिटी में इशू हो जाता है, और सिक्योरिटी में सिर्फ उसकी नहीं, लोगों की सिक्योरिटी में इशू हो जाता है, क्योंकि वहां भगदड़ मच सकती है, वहां लोग आके सेल्फी खिंचाने लगते हैं। तो ये अव्यवहारिक है सोचना कि अगर प्रधानमंत्री या राहुल जी जैसे लोग गए तो वो लोगों की तरह, आम लोगों की तरह चले जाएंगे। उनके लिए थोड़ा अलग बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने इस बार कुंभ में देखा, मतलब कुंभ क्या है? कुंभ हमारे अध्यात्म का, कुंभ हमारी आस्था का बहुत बड़ा एक महासंगम है। लेकिन कुंभ में एक बहुत फूहड़ भौतिकता दिखी। शुरू में कुंभ में एक वो आईआईटी बाबा चलने लगा। अरे वो गंजेड़ी था, उसको हम क्यों दिखा रहे? वो हमारी संस्कृति है, वो हमारे साधु हैं। फिर हम किसी एक नीले आंखों वाली महिला को लेकर आ गए। इससे तो एग्री करता हूं मैं। मुझे लगता है हमारा धर्म इससे बहुत ऊंचा है। हमारा धर्म त्याग का धर्म है, हमारा धर्म तप का धर्म है। उसको इस तरह से मत निचला करिए। सुप्रिया जी, आप तो खुद टीवी में रही हैं, रुक रहा हूं यहाँ आपको। आप तो टीवी की मजबूरियां भी कुछ जानती है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीवी मजबूरियां नहीं, मजबूरी इस मायने में क्योंकि उनको कुछ साइड स्टोरीज चाहिए, उनको ऐसा कुछ तमाशा चाहिए, क्योंकि जनता भी वही तमाशा देख रही है। अगर मजबूरियां हैं तो दिखाइए नागा साधु कैसे रहते हैं। बिल्कुल एक अलग तरफ चला जाएगा। छोटा सा बात कहती हूँ, अगर मजबूरियां हैं आप दिखाइए। लोग नहीं, वो भी दिखाया टीवी ने, क्यों नहीं, बहुत कम दिखाया। मैं बहुत टीवी, मैं 32 टेलीविजन चैनल देखती हूँ अपने ऑफिस में, एक बार मैं सब कुछ देखते रहती हूँ टीवी चैनल में। और मुझे बहुत आहत भी हुई कुछ बातें। जिस आदमी की मैं बात कर रही हूँ, मेरी उससे संवेदना है। मुझे लगता है वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। जो आईआईटी बाबा था, मुझे लगता है उसको इलाज की जरूरत है। वो गांजा पीकर या नशा करके कुछ भी बोल रहा है। उसने काली माँ के लिए जो कहा, उसने कृष्ण जी के लिए जो कहा, ये सब हमारे देवता और देवी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और जो कुछ चैनल्स ने दिखाई ऐसा नहीं है। नागा साधु वहां क्यों आते हैं? नागा साधुओं का जब जत्था निकलता है, जिस तरह की भव्यता, वो कहाँ दिखाई दी हमें इन्हीं लोगों के इंटरव्यू दिखाई देते रहे। हमें वो मोनालिसा बेचारी लड़की दिखाई दी, उसको भी परेशान करने लोग पहुंच गए। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। कल मैंने एक खबर पढ़ी, और वो खबर पढ़कर मैं काफी देर, मैं कहीं बाहर थी कल, मैं काफी देर तक चुप हो गई। मुझे लगा हमें क्या हो गया है। उस खबर में था कि महिलाओं की गायनोकोलॉजिस्ट के पास, महिलाओं की लेबर रूम में, महिलाओं की एक्सरे कराते हुए, ईसीजी कराते हुए, फिजियोथेरेपी कराते हुए, यहां तक कि कुंभ में नहाते हुए भी वीडियो बेचकर कमाई की जा रही है। मतलब ये आप इस देश में औरत को देवी का स्वरूप माना गया। ये कैसे कर सकते हैं? क्या बन गए हम लोग? तो कहीं पर
धर्म में कंज्यूमरिज्म ऐड करना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि आप नहीं गए और राहुल जी भी इसलिए नहीं गए। मुझे नहीं लगता इस वजह से नहीं गए, मैं तो इसलिए नहीं गई बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि जब मैं स्वतः और सहजता से जा सकूंगी तो जाऊंगी, वो मौका नहीं मिला। और राहुल जी क्यों नहीं गए ये वही बता पाएंगे। लेकिन 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 इस पर कोई बैठकर मुझे सर्टिफिकेट इशू करने, तो आपकी मैं बात नहीं कर रही हूं। बहुत ही सामान्य सवाल पूछा था कि राहुल जी गए या नहीं गए। उसी तरह प्राण प्रतिष्ठा को भी 1 साल से ऊपर हो गया, राहुल जी शायद अभी तक नहीं गए। प्राण प्रतिष्ठा के पहले हम गए थे, कांग्रेस का एक पूरा नहीं गए, और क्योंकि मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है। हिंदू धर्म में हो सकता है इसलिए ना गए हो। हिंदू धर्म में मैं खुद हिंदू धर्म की अनुयायी हूं और तमाम श्लोक पढ़ती हूं सवेरे से, बहुत सारी चीजें फॉलो करती हूं। एक चीज जो मुझे बहुत बचपन से पता थी कि जिस मंदिर का शिखर ना बना हो और वहां पर सनातन का ध्वज ना लगा हो, वो मंदिर अधूरा होता है। अभी तक नहीं लगा है उस मंदिर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति ठीक है, लेकिन श्री राम की मर्यादा तभी होती जब पूरा मंदिर बन जाता, अच्छे से शिखर लग जाता, उसमें पानी भर गया, उस पर कोई जवाब नहीं। और जो लाखों करोड़ लोग जा रहे हैं, आपको लग रहा है उनको भी नहीं जाना चाहिए? फिर नहीं जाना चाहिए, अपनी अपनी आस्था का मामला है। हो सकता है कुछ लोग अधूरे मंदिर में जाकर खुश होते। दोनों सवाल सुप्रिया जी मैंने ऐसे ही नहीं पूछे, अगेन बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूं कि बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आप राजनीति में बेहतर जानते हैं कि परसेप्शन की लड़ाई हर चीज। बीजेपी अगर एक परसेप्शन बनाती है कि राहुल गांधी की सनातन में आस्था नहीं, पूरा मेरा सवाल सुनिएगा। फिर अगर हम ये देखते हैं कि कुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ था, 26 फरवरी को खत्म होगा, खत्म होने को है, राहुल जी अभी तक नहीं गए, संभवतः शायद ना जा पाए, हो सकता है चले भी जाए, और राम मंदिर भी वो 1 साल के ऊपर नहीं गए। तो बीजेपी जो परसेप्शन बनाती है कि इनके सनातन में आस्था नहीं है, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही मासूम या निर्दोष चीज़ें, जाने पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तो बीजेपी को एक और मौका मिल जाता है उसी परसेप्शन को मजबूत करने का। ये बात तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, कौन है? नहीं, ये बात तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कह रहा हूँ और बाकी लोग नहीं समझ रहे। बीजेपी कौन है? क्या बीजेपी हमें धर्म का, क्या बीजेपी हमें राष्ट्रवाद का, क्या बीजेपी हमें सनातन संस्कृति का सर्टिफिकेट देने वाली एजेंसी है? बीजेपी एक राजनीतिक दल है जो धर्म का दुरुपयोग करती है, जो इस देश में नफरत फैलाती है, जो इस देश में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। अभी रुक जाइए, आपने मुझसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए, थोड़ा तल्ख होगा, सुनना पड़ेगा। बीजेपी एक वो राजनीतिक, और मैं चाहती हूं उसको एडिट भी मत करिएगा, बीजेपी एक वो राजनीतिक दल है जो जब इस देश के करोड़ों युवाओं को बेरोजगार रखती है, जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए लड़के उतरते हैं, उनका पेपर लीक हो गया, उनके ऊपर पानी की बौछार कराती है, लाठियों से पिटवाती है, वो उन तमाम हिंदुओं के साथ गलत कर रही है। जब बीजेपी की नियोजित महंगाई के चलते एक औरत कम खा रही है, या सुरेखा नाम की एक औरत सुसाइड कर ले रही क्योंकि उसके घर में खाने को नहीं है, वो भी हिंदू है, उन हिंदुओं की बात नहीं करती। बीजेपी मेरे लिए एक राजनीतिक दल है जो धर्म का दुरुपयोग करती है। मुझे बीजेपी से, अपने धर्म पर, 2 चीजों पर मुझे बीजेपी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अपने हिंदू धर्म पर और अपने राष्ट्रवाद पर। जिन लोगों ने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया इस देश के आजादी के आंदोलन पर, जब वो बातें करते हैं राष्ट्रवाद की, या वो लोग जो हमारे धर्म को का अहित करते हैं हमारे धर्म में, और मैं नहीं, एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूं। मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, बहुत रेगुलर हम यज्ञ करते हैं, बहुत रेगुलर हम हवन करते हैं। कोई भी हिंदू जानता है हिंदू धर्म का कोई भी अनुष्ठान बिना शांति पाठ के पूरा नहीं होता है। और शांति पाठ क्या है? ग्रह शांति, नक्षत्र शांति, वनस्पति शांति। हम तो एनिमेट और इनएनिमेट की भी शांति की बात करते हैं। जो धर्म शांति और सौहार्द सिखाता है, उस धर्म के लोगों को के अंदर नफरत भरना, उस धर्म के लड़कों को बजाय रामनवमी शांति से मनाए, श्री राम की मर्यादा देखें, उनको दूसरों के धार्मिक स्थलों पे चढ़ाकर झंडे गड़वाना, अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाना, ये बीजेपी करती है। तो मुझे बीजेपी के फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी धर्म प्रेम से कोई भी लेना देना नहीं। तो आप कह रहे हैं कि धर्म एक निजी विषय है? निजी विषय है, और धर्म, बीजेपी कौन होती है सर्टिफिकेट देने नहीं, बात अगेन फिर मैं कहूंगा पूरी विनम्रता से, यहाँ बात बीजेपी की नहीं है। एक बात आपने मुझसे सवाल बीजेपी को लेके पूछा, आपने बीजेपी का नाम लिया कि बीजेपी ये कहती है, आपका इस पर क्या कहना? और आपका उस पर कहना था कि बीजेपी कौन है? बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी बिल्कुल है। सुप्रिया जी, बीजेपी कोई हवा में खड़ी हुई एक राजनीतिक पार्टी तो नहीं है। अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, 21 राज्यों में उस पार्टी की सरकार है, तीसरी बार वो सत्ता में आई है, ठीक है। उस सुनिए तो सही, 40-45% ने एनडीए को वोट दिया है, करोड़ों लोग हैं जो वोट दे रहे हैं।
अगर बीजेपी उन करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, कर पा रही है, तभी तो सत्ता में है ना। तो वो हवा में खड़ी हुई कोई चीज तो नहीं है जो आपके ऊपर कुछ कह रही है। उनके 240 जो है, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। 240 सांसद इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, हमारे भी सांसद मेरा इन्फ्लुएंस एक कर पा सवाल रहे पूरा हैं। होने दीजिए। बहुत सारे लोग उनकी आइडियोलॉजी से सहमत हैं, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर किसी चीज को एक मुद्दा बनाकर कोई राजनीतिक पार्टी आपको घेर सकती है, और वो बहुत ही निर्दोष मुद्दा है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि कुंभ में जाके स्नान करना या राम मंदिर के दर्शन करना, और चूंकि राजनीति भी बाकी चीजों की तरह है कि अगर ये कर देते हैं, इसमें हमारा क्या जाता है, कम से कम उस परसेप्शन की लड़ाई से तो हम डील कर लेंगे, तो उसको कर देने में इतना क्या हर्जा है। एक कोई नहीं है। अब सेकंड सवाल इसका, बीजेपी कह रही है इसलिए करेंगे, वो नहीं करेंगे। फिर इसका दूसरा हिस्सा फिर आप जवाब दीजिए। जब हम बीजेपी को हराने के लिए भ्रष्ट केजरीवाल के साथ जाने के लिए तैयार हैं, इस हद तक डेस्परेट हो सकते हैं जहां पर आप भ्रष्ट आदमी का साथ लेने नहीं, भ्रष्ट, चलिए जिम्मेदारी से यूज करिए, भ्रष्ट आदमी का साथ लेने के लिए तैयार हो सकते हैं, लिया भी आपने लोकसभा में। जब हम इस हद तक जा सकते हैं तो मंदिर में जाके दर्शन करने में तो किसी भ्रष्ट का साथ भी नहीं लेना, उसमें क्या गलती है? दोनों का मकसद तो लोगों का जवाब आपको दे देती हूं। आपने जो सवाल पूछा वो फिर से बीजेपी के निहित है, और मैं बीजेपी के लिए जवाब दूंगी। उन लोगों के निहित है जो आपने परसेप्शन की बात करी ना, परसेप्शन आप थोड़ी क्रिएट कर रहे हैं, परसेप्शन बीजेपी के लोग क्रिएट कर रहे हैं। मैं उसका बीजेपी निहित ही जवाब दूंगी। राहुल जी महाकाल गए, राहुल जी कामाख्या गए, राहुल जी नर्मदेश्वर गए, कोई बीजेपी के कहने से ये 2017 में गए थे? लेकिन जी नहीं, अभी गए थे जब यात्रा चल रही थी, उसके बाद अभी जब वो उज्जैन गए। एक छोटा सा आंकड़ा अगर आप मुझे इजाजत दें। अब आप ये गलत कर रहे हैं। हाँ, अब इस समय आप मुझे बोलने दीजिए। आपको मैंने धारा प्रवाह बीजेपी का सवाल पूछने दिया, अब मुझे भी बीजेपी का सवाल नहीं था, लोगों का सवाल, बीजेपी का सवाल था ना, बीजेपी क्या परसेप्शन। मैं आपसे पूछती हूँ, बीजेपी कौन होती है परसेप्शन बनाने वाली? Who is बीजेपी? ठीक है, सत्तारूढ़ दल है, अच्छी बात है, हम भी एक राजनीतिक दल हैं, उनको लोगों ने वोट दिया है, विपक्ष को भी लोगों ने वोट दिया है। जितने लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, मेजॉरिटी ने उनके अगेंस्ट वोट दिया है, ये भी सच है। उनको अगर X% ने वोट दिया है, समूचे विपक्ष को X% ने वोट दिया है जो उनके अगेंस्ट है, तो क्या वो सब हिंदू विरोधी लोग हैं? बिल्कुल नहीं। इस देश का जो एक तासीर है वो सनातन तासीर है। इस देश में श्री राम को भी इमामे हिंद क्यों कहा गया? क्योंकि लोग श्री राम को पूजते हैं, उनकी मर्यादा को मानते हैं, उनकी मर्यादा का, उनकी कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हैं, उसको जीवन में अपनाते हैं। और इसलिए बीजेपी नहीं डिसाइड करेगी कि हम धर्म में कहां जाएं या कहां नहीं जाएं। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूं। बीजेपी का जो फर्जी धर्म है, हमारे सनातन संस्कृति में शंकराचार्यों से ऊपर कोई नहीं है। शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य ने स्थापना की, वो सर्वोपरि है। ये हर हिंदू जानता है, जो हिंदू धर्म में जिसकी वाकई में आस्था है वो ये बात जानता है। आपने इतने बड़े मंदिर का उद्घाटन किया, आपने वहां पर राष्ट्रपति को नहीं बुलाया क्योंकि आपसे ओहदे में ऊपर है तो उनके ऊपर कैमरा फिक्स हो जाएगा। आपने बिना शंकराचार्यों को बुलाए क्यों किया? आपने मोहन भागवत, एक मिनट, आपने मोहन भागवत को बुलाया। मैं एक हिंदू होने के नाते इसका घोर विरोध करती हूं। मेरे लिए यह अपमान का विषय है कि मेरे शंकराचार्यों को वहां जगह नहीं मिली और वहां पर मोदी जी के ऊपर सारा कैमरा फिक्स रहा। मेरे लिए यह एक अपमान की बात है कि हमारी एक ट्राइबल महिला राष्ट्रपति को हमने वहां पर नहीं बुलाया। मेरे लिए अपमान की बात है कि आर्टिकल 5 कहता है सदन का मतलब है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, वहां पर भी उनको नहीं बुलाया गया। मेरे लिए अपमान की बात है। लेकिन मेरा अपना मानना है, राहुल जी किसी मंदिर जाते हैं तो वो चुनावी हिंदू हो जाते हैं। राहुल जी जब शिव की बात करते हैं तो उनको कैमरा नहीं दिखाएगा लोकसभा का। राहुल जी जब शिव को दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दिखा रहे हैं कि शिव के अंदर कितनी शांति है, शिव का तप का क्या मतलब है, शिव के जटाओं का क्या मतलब है, शिव के त्रिशूल का क्या मतलब है, शिव के दूसरे हाथ में क्या है, उस पर बीजेपी के लोग आपत्ति करने लगते हैं। कैमरा 14 मिनट के भाषण में 11 मिनट ओम बिरला दिखाता है। ये फर्जी हिंदू हमसे बात करेंगे। राहुल जी जब अभय मुद्रा की बात करते हैं और कहते हैं हर धर्म में इसका उल्लेख है और इस अभय मुद्रा में है डरो मत, और हिंदुस्तानी होने के नाते हमें नहीं डर, उस पर बीजेपी को तकलीफ है। नहीं, एक मिनट, मैं बीजेपी के कहने से कुछ भी नहीं करूंगी। जब हमारी आस्था, जब हमारा विश्वास, जब हमारी परंपरा हमें निभाने का मन होगा, हम निभाएंगे। सुप्रिया जी, बड़ी सीधी सी चीज है। और अगर परसेप्शन की लड़ाई है, देखिए आपका परसेप्शन का सवाल पूछा, एक परसेप्शन तो ये भी है, नहीं होगा नहीं, अभी सुनिए, एक परसेप्शन तो ये भी है कि बीजेपी जो है वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी विरोधी है।
बीजेपी के पास एक मौका था, आपने 21 राज्यों में सरकारें, कहीं एक राज्य में दलित मुख्यमंत्री नहीं, ये बना देते हैं दलित मुख्यमंत्री। एक मिनट, परसेप्शन तो ये भी है कि बीजेपी जो है वो जातिगत जनगणना नहीं करा रही। क्यों नहीं करा देती? बीजेपी ने सोचा है कि जब हम कराएंगे तब हम करेंगे। सुप्रिया जी एक सेकंड में अब मैं आपको रोकूंगा। आपने कहा ये परसेप्शन भी, वो भी परसेप्शन है। परसेप्शन 50 बीजेपी बना ले, 50 कांग्रेस बना ले, किसी भी परसेप्शन का दूध पानी का पानी चुनावी नतीजों में होता है। चुनावी नतीजों में पता चलता है कि किस परसेप्शन पे किस पार्टी को किसने दंडित किया करना है। ये बहुत सिंपलीफाई और लोकतंत्र में और क्या तरीका परखने का? दिस इज एन ओवर सिंपलीफिकेशन। लोकतंत्र में आप चीजें कैसे परखेंगे? सिर्फ क्योंकि बीजेपी चुनाव जीत गई, बीजेपी का सारा परसेप्शन ठीक है लोगों के मन में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस पार्टी ने 2024 के चुनाव के पहले नारा दिया था 400 पार, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री को मंच से मुजरा और मंगलसूत्र की बात करनी पड़ी, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा आपकी बेटी छीन कर ले जाएंगे, इतने घटिया स्तर पे डायलॉग को लाना पड़ा, उस पार्टी को इस देश ने पनिश किया ना। 240 पर लापटका। तीसरा बार मोदी जी का टर्म है, लेकिन मोदी जी बैसाखियों के सहारे हैं। तो मुझे ये कह देना कि चुनाव से दूध का दूध, और फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं है। फिर तो क्योंकि हम सत्ता में नहीं तो हम कोई मुद्दा ना उठाएं। ये बहुत ओवर सिंप्लीफाइड, ये बहुत ही ये मीडिया में ओवर सिंप्लीफाइड आर्ग्यूमेंट है, राजनीति से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप ही का मैं तर्क आगे रखूं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव जीत लेने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी की सारी बात ठीक है, तो क्या चुनाव हार जाने का मतलब है कि हम ठीक है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मिक्स होता है रिएक्शंस। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे मुद्दों पर चुनाव होता है। अगर आपको लगता है कि क्योंकि बीजेपी चुनाव जीत गई तो सब कुछ चंगा है इस देश में, इस देश में बेरोजगारों में कोई गुस्सा नहीं है, आपको लगता है मणिपुर में कोई नाराजगी नहीं है, आपको लगता है कि महिलाएं महंगाई से नहीं परेशान है, आपको लगता है कि क्योंकि बीजेपी चुनाव जीत गई है तो इस देश में अपने देशवासी जब हथकड़ियों में बंधे और बेड़ियों में बंधकर अमेरिका भेज रहा है कुछ ना बोले, आपको लगता है बीजेपी चुनाव जीत गई तो एक मिनट महाकुंभ में जाने वाले स्टैम्पीड में मर जाए लोग कुछ ना बोले, 29 तारीख को वहां स्टैम्पीड होती है 18 घंटे तक नाम नहीं निकलता लोग कुछ ना बोले, आपको लगता है क्योंकि बीजेपी चुनाव जीत गई महिलाओं के वीडियो महाकुंभ से लीक हो रहे कोई कुछ ना बोले। ये क्या तर्क है? ये कोई तर्क नहीं है। मैं इस तर्क को बिल्कुल आपकी बात से मैं आपकी बात सहमत हूं मैं कि जब तक जीवन है समाज है समस्याएं तो रहती हैं। जिस अमेरिका से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है उस अमेरिका में लोगों से जाके पूछिए कि उनका जीवन है कैसा है, वो कहेंगे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो समस्याएं तो हर समाज में दुनिया जिस तरह से डिपोर्ट किया जा रहा है वो ठीक है नहीं, वो यहाँ पर हम डिपोर्ट करने के तरीके की बात नहीं कर रहे हैं। किसी समाज में लोग परेशान है या खुश है, नहीं मैं उस पर आज हम क्यों नहीं करेंगे, इसमें इसलिए नहीं करेंगे। एक सवाल पूछती हूं मैं और आप भारतीय हैं सुप्रिया जी, आपके ऑफिस में यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए हैं हमारे अलावा, हम उस पर इसलिए बात नहीं करेंगे एक सेकंड, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आज आप हमारे सामने हैं तो आपकी और आपकी पार्टी की बात करें, मुद्दा तब उठाइए की ओर से हम इस मुद्दे को हमने अपने जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जेस की मीटिंग में उठाया है। अलग पॉलिटिकल डिबेट रखेंगे ना, उस पे करिए पहले, उस पर एक अलग पॉलिटिकल डिबेट हम भारतीय हैं और हमारे भारतीयों को अगर हम हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े देखेंगे और तब देखेंगे जब हमारा देश का प्रधानमंत्री 48 घंटे अमेरिका में बिताकर लौटा है और उनको इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, तो हमें तकलीफ होनी चाहिए। हमें तकलीफ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यह दिखाता है कि जो वॉर रुकवाने वाले फर्जी दावे थे उसकी हकीकत यह है कि अमेरिका हमारे लोगों को टॉर्चर करके सिखों की पगड़ी उतार कर भेज रहा है। और मेरे लिए यह राजनीतिक नहीं, ये पर्सनल विषय भी है। आप लोगों के लिए नहीं होगा इस पॉडकास्ट के लिए, इसको एडिट आउट मत करिएगा। बिल्कुल नहीं, एडिट आउट बिल्कुल नहीं करेंगे। और मैं उस वाले मंदिर वाले पे आखिरी सवाल पूछ के फिर आगे चर्चा लेके जाऊंगा। आपने कहा कि बीजेपी के कहने पर हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, जाना भी नहीं चाहिए। सवाल ये कि कोई मुझे ये आकर कहे कि नीरज जी आप अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, तो मैं कहूंगा तुम्हारे कहने पर नहीं करूंगा। क्या मुझे उसको कहने की जरूरत है? नहीं है ना, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की सेवा तो करूंगा ही, उन्हें पसंद करता हूं। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, सुधांशु जी से चर्चा हो रही थी, तो आपने कहा था इस देश में अगर राम का सबसे कोई बड़ा भक्त हुआ है तो महात्मा गांधी हुए हैं। आपने कहा था, आप मानती भी हैं इस बात को? अगर महात्मा गांधी राम के सबसे बड़े भक्त थे और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को आज 1 साल और 2 महीने हो गए हैं, तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि बीजेपी वाले हमें फोर्स करें इसलिए हम नहीं जाएंगे? या चूंकि महात्मा गांधी के लिए राम इतने महत्वपूर्ण थे, देश के लिए राम इतने महत्वपूर्ण है, तो हमें तो वैसे ही चले जाना चाहिए, भले बीजेपी कुछ भी कहे या नहीं कहे? इसमें बीजेपी कहां से आ गई? मुझे अगर अपने पेरेंट्स की सेवा करनी है तो 3 आदमी क्या कह रहे हैं उस पर थोड़ा मैं जाऊंगा। राम क्या है? राम क्या है? नहीं, आप बताइए, आप बताइए राम क्या है आपके लिए? आप हिंदू धर्म का अनुयायी हैं। आप बताइए। मेरे लिए राम इस देश के नहीं विश्व की आत्मा है। मेरे लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरे लिए राम सत्य है, राम न्याय है, राम वो है जिन्होंने कर्तव्य निष्ठा के चलते 14 साल वनवास काटा। राम वो है जिन्होंने एक महिला अपनी पत्नी की इज्जत के लिए, अपने पत्नी के सम्मान के लिए रावण का वध किया और उनको दोष लगा ब्राह्मण हत्या का। राम वो है
जिन्होंने अपनी प्रजा को पिता बन के पाला। राम मेरे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम इस देश की आत्मा में बसते, इस देश के कड़कड़ में राम है। मुझे ऐसा लगता है मेरी राम भक्ति को प्रमाणित तब किया जाएगा जब मैं राम मंदिर जाऊंगी। इससे बेवकूफी का लॉजिक मैंने सुना ही नहीं है। मैं रामचंद्र जी की पूजा करती हूं, मैं रामचंद्र जी की कर्तव्य निष्ठा और उनकी मर्यादा को मानती हूं, लेकिन मैं यह भी चाहती हूं कि हमारे देश में जो सार्वजनिक जीवन में लोग हैं वो श्री राम की जब बात करते हैं और जब अयोध्या का चुनाव हार जाते हैं तो श्री राम का नाम लेना बंद कर देते हैं पार्लियामेंट में। यह कैसे हो सकता है? आप श्री राम को भूल जाते हैं। आप मां सीता के लिए जो टूरिज्म मिनिस्टर ने बात कही थी वो कैसे कह सकते हैं? जिस श्री राम का नाम मां सीता के बिना अधूरा है, और आपके दादा भी होंगे, मेरे दादा भी थे, हमने बचपन से जय सिया राम ही सुना है सवेरे लोगों को गेट पर एक दूसरे से कहते हुए। उस सीता मां का नाम हटाकर राम को एक क्रोध में दिखाकर हनुमान को एक क्रोध, ये किस धर्म की बात कर रहे हैं आप? मेरा हिंदू धर्म बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे हिंदू धर्म में बजरंगबली सौम्यता है। वो भोले हैं कि उनको पता ही नहीं था कि कौन सी ले जानी, वो पूरा संजीवनी पहाड़ी ले आए। तो मेरा हिंदू धर्म जिस तरह की बातें बीजेपी करती है, आप 76 दिन तक चुप रहते हैं, औरतों को नोचा गया मणिपुर में, आप भगवान राम की बात करिएगा, आप बात करिएगा भगवान राम की, क्योंकि आपने उनकी मर्यादा का पालन ही नहीं किया। तो ये लोग हमें प्लीज ना बताएं। और मुझे ऐसा लगता है आप ये कह सकते हैं, आपकी ये बात ठीक है, हम अपने माँ बाप की सेवा ऐसा करें कि नीरज जी देखें, ऐसा करें कि संदीप जी देखें, ऐसा करें कि फलाना जी, नहीं, हम अपने माँ बाप की सेवा कैसे कर रहे हैं ये मेरे और मेरे माता पिता के बीच की बात है। इसमें किसी को मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। जहाँ तक खैर मेरी समझ है कि अगर हम मंदिर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम किसी मजबूरी में जाते हैं, क्योंकि जब हम सिर झुकाते हैं तो ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता का रियाज होता है। हम सिर कहाँ झुका रहे हैं? आपको क्या पता हमने कितने मंदिरों में सिर झुकाया है? आपको क्या पता है कि हो सकता है कोई सवेरे उठकर सुंदरकांड का रोज पाठ करता हो? आपको क्या पता है कि कितने लोगों को इस देश में जो श्री राम के धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं उनको रामचरितमानस का एक भी चौपाई आती हो? आपको क्या पता है? आपको क्या पता है जो इतनी गाड़ियां आज मैं देखती हूं जिसमें आधे में हनुमान जी बने, आपको लगता है हमारे धर्म में, एटलीस्ट मैंने तो बड़े होते इतने एंग्री हनुमान, हमने अपने देवताओं को भी गुस्से में कर दिया। एक क्रोध, एक आक्रोश, क्यों भाई? हमारे देवता सौम्य हैं, शांत हैं। उनके अगर कृष्ण जी हैं तो उनके अंदर नटखटपना है, वो कन्हैया हैं, वो माँ यशोदा के भी बालक हैं और वो अर्जुन के भी सारथी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने धर्म में एक तरह से अपने देवताओं को भी आक्रोशित, बिल्कुल नहीं, हमारे देवता बहुत सौम्य हैं और हमारे और उनके बीच की भक्ति हमें ना किसी को दिखाने की जरूरत है ना बताने की जरूरत है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। खैर अब एक बार फिर से आप पर ही आ जाते हैं। बिल्कुल। एक जब मैं आप बीच बीच में कुछ पूछ के फिर आप मुझ पर आ जाते हैं कि थोड़ा माहौल नहीं बिल्कुल जरूरी भी है। आपका जो मैंने पूरी जो आपकी जर्नी रही है उसमें एक चीज जो मुझे थोड़ी बाकियों से अलग लगी कि आपके फादर खुद पॉलिटिक्स में थे, सांसद भी थे, और फिर भी आप एक अच्छे बच्चे की तरह आपने पढ़ाई की, 18 साल जर्नलिज्म में रही। और जर्नलिज्म, चूंकि हम भी जर्नलिज्म करते हैं तो जानते हैं कि वो नौकरी करना, मेहनत करना, रिसर्च करना बड़ी मेहनत का काम है। अमूमन आम तौर पर लोग एक शॉर्टकट अपनाते हैं जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं कि अरे पिताजी राजनीति में है, बोलने की कला भी है, पढ़े लिखे भी हैं, तो क्यों ना चलो हम भी सीधा राजनीति में चले जाएं। तो आप पहले 18 साल जर्नलिज्म में रही, फिर आप पॉलिटिक्स में गई, ये क्यों? क्या आप उस वक्त आपके मन में था कि नहीं मैं सीधा डायरेक्ट पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं? मुझे पॉलिटिक्स हमेशा से अच्छी लगती थी, बचपन से। मतलब मैं हम लोग बच्चे वो डॉल बॉल से खेलते थे, मुझे इंदिरा गांधी बहुत फैसिनेट करती थी। मेरी दादी ने जिंदगी भर खद्दर पहना, उनकी एक सफेद हरे बॉर्डर की, नीले बॉर्डर की खद्दर की साड़ी थी, वो पहन के मैं इंदिरा जी की तरह हाथ भी हिलाती रहती थी। मुझे राजनीति बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी और मुझे सवाल पूछना बहुत अच्छा लगता था, जैसे आप सवाल पूछे, मैं भी मुझे सवाल पूछना, और क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिज्म करती, मुझे आंकड़े बहुत पसंद थे, डेटा, बजट एनालाइज करना, पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ना। तो जब मैंने अपने जर्नलिज्म की शुरुआत करी तो मैंने बहुत मेहनत करी। मतलब मैं ऑफिस शायद सुबह 9 बजे जाती थी और कभी कभी 1 बजे भी वापस रात को घर आती थी। अपना खुद के शो, मुझे सारी एडिटिंग आती है, मुझे सारे इफेक्ट्स आते हैं, मैं वॉइस ओवर से लेके वीडियो एडिटिंग सब कुछ कर सकती हूँ, एंकरिंग भी करी, एडिटर तो मतलब अब आपकी टीम में आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता? ओ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने कहाँ पे शॉर्टकट अपनाया है। तो और मैं वीडियो को देखकर ये भी मैं खामियां भी निकालती हूँ कि आपने यहाँ पर ये इफेक्ट नहीं लगाया, आपको ये डिसॉल्व करना चाहिए था। आपको, मुझे याद है जब मैं सोशल मीडिया में नई आई थी, ये छोटी सी बात आपको बताती हूँ, एक एडिटर था तो उसने एक बाइट काट के दी,
तो उसमें बहुत नॉइज आ रही थी, तो सब लोग कहने लगे बहुत इसमें शोर है। हमने कहा शोर नहीं है, नट्स नहीं इसने ऑफ किए हैं। तो वो एडिटर मुझे देखने, मैंने कहा नट साउंड बंद करो ना, अभी चली जाएगी नॉइज। तो उसको लगा ये इनको, मैंने कहा अरे भैया मैंने 18-20 साल ये काम किया, मुझे नहीं पढ़ा पाओगे तुम। तो मुझे ऐसा लगा कि एक अपनी पहचान बनानी बहुत जरूरी होती है। और एक जर्नलिज्म के तौर पे मैं 12 साल डावोस गई, मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर थी और बेस्ट ग्रुप्स में मैंने काम किया, बिजनेस टुडे में शुरुआत की, फिर एनडीटीवी, फिर टाइम्स ग्रुप। मुझे ऐसा लगता है अपनी एक पहचान बनानी चाहिए, और उस पहचान बनाने के बाद आप अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो ठीक है। तो जब बतौर जर्नलिस्ट आपने खुद कई नेताओं से तब भी बात की होगी, पॉलिटिक्स को तब भी करीब से देखा। और मैं आपको एक बात बताऊं नीरज जी, बहुत कांग्रेसी नेता ऐसे थे, बहुत कांग्रेसी मंत्री ऐसे थे जिनको, मेरे फादर 2009 से 14 में एमपी थे, अभी थे, और उसके पहले 89 में थे, एमएलए थे, सब कुछ थे कांग्रेस में। बहुत सारे कांग्रेस नेता, बड़े बड़े नेताओं को यह नहीं पता था कि मेरे फादर कांग्रेस के एमपी हैं, और मैं उन लोगों का इंटरव्यू करती थी, उनसे तल्ख सवाल पूछती थी, शो करती थी। बीजेपी के लोगों को पता था। मुझे याद है अरुण जेटली जी से मैं बहुत जाके मिलती थी, बहुत डिस्कशन करती थी। एक दिन उन्होंने पूछा तुम्हारे पापा कांग्रेस के एमपी है? मैंने कहा है। तो उन्होंने कहा कि, और वो मुझसे बहुत प्रेम स्वरूप रहते थे, बिकॉज आई थिंक एक डिफरेंस होता है, अगर आप अपना पॉलिटिकल बायस लेके जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो आज बहुत हो रहा है, या आप ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट है। बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये मतलब बहुत सारे लोग बिल्कुल शॉक्ड हो गए जब मैंने पॉलिटिक्स में आई कि अरे कांग्रेस में अब कब हुआ ये। मैंने कहा मेरे पापा तो कांग्रेस के एमपी थे। तो उन लोगों को लगा कि आप फिर कांग्रेस की बुराई कैसे कर लेती थी तब। तो मैंने कहा शायद ये कांग्रेस का बड़प्पन था, पर ये अच्छी चीज थी कि इट वॉज कंप्लीटली डिवोर्स्ड। लेकिन आप चूंकि आपके फादर खुद कांग्रेस में थे और ऑब्वियसली आप उसकी विचारधारा से भी प्रभावित हुई होंगी, तो बतौर जर्नलिस्ट खुद को न्यूट्रल रखना कितना बड़ा चैलेंज था? बिल्कुल भी चैलेंज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं है। और शायद इसलिए भी नहीं था चैलेंज क्योंकि उस टाइम की सरकार आपको पुरस्कृत इसलिए नहीं करती थी कि आप उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, या आपको नौकरी से इसलिए नहीं निकाला जाता था कि आप उनके खिलाफ महंगाई पर शो कर रहे हैं। मुझे याद है मैंने कितने महंगाई पर शो किए, मैंने कितने सवाल इस सरकार मतलब यूपीए सरकार से पूछे थे। मुझे तो हर जगह एक्सेस था, मैं किसी भी मंत्री के यहाँ जा सकती थी। बीजेपी में भी शुरू में ऐसा था, बीजेपी में भी शुरू में फाइनेंस मिनिस्ट्री को, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 2-3 साल बीते बीजेपी की सत्ता के, एक मीडिया को बांधने का प्रयास शुरू हुआ, और वो उस पे हम छोड़ देते हैं। आपने कहा बिजनेस, और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, अगर मैं निष्पक्ष पत्रकार नहीं होती, जो बीजेपी जिसको मेरे बोलने से तकलीफ हो जाती है, उसने मेरी धज्जियां उड़ा दी होती अभी तक। बीजेपी के ऐसे बहुत से मंत्री हैं, मैं किसका नाम लूं, जिन्होंने पहला फोन मुझे कांग्रेस ज्वाइन करने पे बीजेपी के मंत्री का आया। उन्होंने कहा राजनीति करनी थी, हमारे साथ आ जाते। मैंने कहा आपकी विचारधारा नहीं पसंद है। अरे तो कभी लगा ही नहीं। मैंने कहा तो एज अ जर्नलिस्ट मुझे ही नहीं बताना ना मेरी विचारधारा क्या है। तो मेरे को लगता है कि ठीक है, अच्छी बात। आप बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं, तो आप अभी अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करती हैं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड पे नजर रखती हैं? एक्चुअली स्टॉक मार्केट्स में पहले मैं बहुत डायरेक्ट इक्विटी करती थी, और तब टाइम भी होता था थोड़ा बहुत देख लेने का रोज क्या चल रहा है मार्केट। अब बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैंने मतलब मुझे पता है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स मेरे क्या है। मेरा मनी सिर्फ म्यूचुअल फंड में और पीएमएस में है, और क्योंकि अब वक्त नहीं है कि आप उसको रोज देख सके। जब वक्त था तो आपने देखा अपने पोर्टफोलियो को। एज अ जर्नलिस्ट मैंने कभी इक्विटी नहीं खरीदी। चले एज ए जर्नलिस्ट उस वाले कैमरे में देख के बताइए कि अभी छोटे निवेशक क्या करें जो डरे हुए हैं। छोटे निवेशकों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मुझे लगता है कि मार्केट में एक करेक्शन आ रहा है, और स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो उसके घेरे में सबसे पहले आते हैं। तो सोच समझकर इन्वेस्ट करिए। मुझे लगता है 3 चीजें मैंने हमेशा सोची हैं इन्वेस्ट करने से पहले: कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड, और कंपनी किस सेक्टर में है। अगर उस सेक्टर में है जो कंजम्पशन से चलते हैं या जिसकी डिमांड है, उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो आजकल जो लोग एफएनओ वगैरह कर रहे हैं, ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। ये जिन लोगों के पास वर्षों का एक्सपीरियंस है उनको करने दीजिए, क्योंकि आपने 2 दिन ट्रेडिंग कर ली है, इसमें अपना पैसा मत घुसेड़िए, आपका पैसा डूब जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा सवाल बतौर स्पोक्स पर्सन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम लोग गाड़ी में भी कहीं जा रहे हैं और किससे कोई बहस हो जाए, तो जो स्ट्रेस होता है 1 या 2 मिनट चलाने का, वो 5 या 6 घंटे रहता है। बतौर प्रवक्ता जो इतनी चिल्प होती है, आप दिन भर कम से कम कितने चैनल्स पे रहती हैं आप एक दिन? पहले ज्यादा करती थी, अभी तो मैं सोशल मीडिया के बाद से कम हो गया। अब अमूमन एक करती हूँ, पहले तो 2-3 कर लेती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इट इज अबाउट हाउ यू टेक योर जॉब। और मुझे ऐसा लगता है कुछ वक्त बाद एक्टिंग की तरह भी हो जाता है, एक एक्टर की तरह भी हो एक्टिंग जाता तो है, नहीं करती या रोल प्ले की तरह हो जाता है। काफी पैशनेटली करती हूँ डिबेट।
लेकिन डिबेट को डिबेट के तौर पर यूज करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर डिबेट की जो कटुता है या डिबेट के जो थोड़ा बहुत तलखी हो गई या जो एंकर से या दूसरे व्यक्ति से झड़प हो गई, उसको अगर आप अपने निजी जीवन में ला रहे हैं तो फिर ये करने का क्या मतलब है। मुझे लगता है कि जिंदगी सबके पास एक ही है, चाहे आप उसको हंस के बिताइए या उसको आप रोश में बिताइए। मुझे ऐसा लगता है लाइफ इज वेरी प्रेशियस। और ये लेसन, क्योंकि आप मुझसे पर्सनल चीज पूछो, ये मैंने बहुत पर्सनली सीखा। आई लॉस्ट बोथ माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है लाइफ बहुत प्रेशियस है और मैं किसी से लड़कर अपना समय बर्बाद करूं, बिल्कुल नहीं। उस समय का होता है, वो हुआ, और मतलब कैमरा ऑफ होता है और मैं खत्म। तो क्या कभी लाइव डिबेट में ऐसा हुआ है? हो सकता हुआ भी हो, क्योंकि अक्सर हो जाता है कि हमारे मुंह से कोई, आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई हो, शब्दों का चयन ठीक ना, और बाद में रिग्रेट हुआ और आपने उस एंकर को या फिर उस गेस्ट को अलग से माफी मांगी हो कि यार मैं वो नहीं कहना चाह रहा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास मेरे ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि मैंने किसी को गंदी नाड़ी का कीड़ा कहा था। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, मुझे उस पर कोई रोष नहीं है, मुझे उस पर कोई ग्लानि नहीं है, क्योंकि जो बात उन्होंने सोनिया जी के लिए उससे पहले कही थी और एंकर ने चेक नहीं किया था, मुझे ऐसा लगता था अगर एंकर चेक कर देती तो मुझे नहीं बोलना पड़ता। और वो लगातार सोनिया जी के लिए वो बात बोल रहे थे। जो बात मैं अपनी माँ के लिए नहीं सुनूंगी, वो मैं सोनिया जी के लिए कतई नहीं सुनूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस बेल्ट से आती हूँ, मैं गोरखपुर से आती हूँ और हम लोग भोजपुरी मैं बोलती हूँ, मैं बहुत ठेठ हिंदी बोलती हूँ। और ठेठ हिंदी कई शायद दिल्ली के जर्नलिस्ट को थोड़ी सी ठेठ लग सकती है, पर मेरा ये प्रयास रहता है कि जो हिंदी है वो हिंदी की तरह बोली जानी चाहिए। उसमें अंग्रेजी का मैं मिश्रण नहीं करती हूँ, अधिकतर नहीं करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि शब्द आ जाते हैं, और क्योंकि मैंने 18-20 साल जर्नलिज्म शुद्ध इंग्लिश का किया, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था स्विच करना इंग्लिश टू हिंदी। मैं सोचती इंग्लिश में थी, फिर मैं वो हिंदी में लगातार बोलती थी, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बोलना शुरू करते हैं एक भाषा में तो वो धारा प्रवाह हो जाती है। पर हो सकता है कि मेरी हिंदी से लोगों को तकलीफ हो, क्योंकि मैं बड़े ठेठ शब्दों का प्रयोग करती हूं। अगर कोई मुझे बोलेगा तो मैं बोल देती हूँ बकैती मत करो मुझसे। अब हो सकता है लोगों को बकैती शब्द खराब लगता हो। अगर लोग चाटुकारिता करते हैं तो मैं चरण चुंबक उनको बुला देती हूँ, हो सकता है वो खराब। लेकिन ये हिंदी के शब्द हैं, मर्यादित शब्द हैं, ये पार्लियामेंट्री शब्द है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ। एंकर्स ने मुझे फोन करके बशर्ते ये जरूर कहा है कि आपकी बात बिल्कुल वाजिब थी आज, लेकिन आप समझ सकती हैं कि मैं क्यों नहीं बोल सकती थी, क्यों नहीं बोल सकता था। एंकर्स ने मुझे कहा। भाषा को लेकर तो एक कॉम्प्लीमेंट आपके लिए बनता है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जब वो हिंदी बोलते हैं तो आपको लगता है शायद ये हिंदी भाषी है, और जब अंग्रेजी बोलते हैं तो डाउट होता है कि इसे हिंदी आती भी है कि नहीं। मेरी दादी की आत्मा बहुत सुखी होगी है सुनकर। वो बहुत साहित्य में उनकी बड़ी रुचि थी, उस टाइम की डबल MA थी, तो वो बहुत उन्होंने हिंदी पढ़ाने की घर पे प्रयास किया। मतलब मुझे अब तो बहुत थोड़ा थोड़ा वो हो गया, पर जयशंकर प्रसाद जी खूब निराला पढ़ा, खूब प्रेमचंद जी पढ़ने चाहिए। मुझे लगता है आजकल बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, मतलब हमारे खुद के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पर पढ़ना चाहिए। लिटरेचर अंग्रेजी हो या हिंदी हो, लिटरेचर आपको ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है, एनरिच करती है। अब आप नॉर्मल हो गई ना, अब फिर हम दोबारा आगे बढ़ते हैं। अब एक दो कुछ सवाल और हैं, फिर मैं लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड करूंगा, और फिर हम आपका जो कीमती वक्त है ताकि उसका सदुपयोग हो। चूंकि आपने बताया सुप्रिया जी कि आप बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं और आप बिजनेस को बड़े करीब से आपने देखा है, एक बड़ा सीधा सा सवाल है, और अगेन जिस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ उसी संदर्भ में उसे लीजिएगा। पिछले अगर मैं कुछ सालों की बात करूं तो आखिरी जो 63 विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस 48 विधानसभा चुनाव हारी है, और 2011 के बाद से 13 सालों में कांग्रेस ऐसे किसी भी राज्य में दोबारा सत्ता में नहीं आई जहां ऑलरेडी सत्ता में थी। ठीक है, और भी कुछ आंकड़े हैं जो प्रो इनकम्बेंसी कांग्रेस की, वो बीजेपी के मुकाबले काफ़ी पुअर है। 18% के आसपास आपका रिकॉर्ड है, बीजेपी का रिकॉर्ड 55% के आसपास है। 40 राज्यों में 7 में, हाँ ये आपकी दिक्कत की बात है। ओवरऑल ये पिछले मैं 10 या 11 सालों के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। जाहिर तौर पर एक बात तो है कि लोग जो है वो कुछ चीज़ बाय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल इसमें यह है कि अगर किसी कंपनी का एक क्वार्टर का रिजल्ट भी ठीक नहीं जाता तो उसका जो CEO है उसकी नौकरी पर आ जाती है। क्यों? स्टेक्स बहुत हाई हैं, कंपनी हज़ारों करोड़ की है और आपको भी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो आप जवाब दीजिए, एक नहीं तो 2 क्वार्टर में तो उसकी नौकरी पर आ ही जाती है। आप तो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, बेहतर जानती हैं। और इस बात में भी कोई राय नहीं है कि पिछले 10-11 सालों में आपकी पार्टी का चेहरा 1 या 2 लोग ही हैं, और इसी चेहरे पर आप कन्विंस कर रहे हैं लोगों को कि बीजेपी खराब है और हमें वोट दीजिए और इस आदमी को जिताइए। लेकिन ये नतीजे जो मैंने बताए तो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जनता कन्विंस नहीं हो रही। तो सवाल ये है कि अगर एक कंपनी एक क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ही बेचैन हो जाती है, जो सिर्फ कुछ 100 करोड़ की है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 145-50 करोड़ लोगों का भविष्य टिका है यहाँ की विपक्षी पार्टी पर
50% से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है। उस आबादी की सबसे बड़ी उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। लेकिन अगर आप किसी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जनता उसे खारिज कर रही है, तो क्या ये विचार आपको नहीं आता कि नहीं, हमें इसके बियॉन्ड कुछ देखना है? हम किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? मुझे बताने की जरूरत है। आप बताइए, आप सवाल पूछ रहे हैं, आप नाम चेहरा लेके कौन क्यों आपकी पार्टी का? आप नाम लेके सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? आपका चेहरा कौन है? आप राहुल जी पूछिए का चेहरा मुझसे। आपकी पार्टी का बिल्कुल है ना? हाँ। और ये नतीजे तो ऐसा बताते हैं कि शायद लोग कन्विंस नहीं है। 42 सीटें थी हमारी 2014 में, आज 100 हैं। और राहुल गांधी जी चेहरा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी चेहरा है। इसमें मुझे ऐसा लगता है, एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है सीईओ और नेता में एक बहुत बड़ा अंतर है। और मैं बताती हूं क्या अंतर है। सीईओ का काम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस है। अगर आपके 2 क्वार्टर में लगातार लॉस होगा तो सीईओ क्या, पूरा टॉप मैनेजमेंट हट जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी प्रॉफिट एंड लॉस का गेम नहीं खेल रही है। यहां पर चुनाव जीतना या हारना प्रॉफिट या लॉस नहीं है, एक विचारधारा की लड़ाई है। एक लड़ाई आप उस ऐसे तंत्र से लड़ रहे हैं जहां पर पॉलिटिकल पार्टी से आप लड़ाई कर रहे हैं, अकूट पैसे से आप लड़ाई कर रहे हैं, आप संस्थाओं के सामने लड़ रहे हैं। आज की तारीख में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इवन सेबी जैसी संस्थाएं सरकार के रहमो करम पर, सरकार के इशारे पर चल रही है। आप एक बहुत बायस्ड मीडिया से लड़ रहे हैं, एक्सट्रीमली बायस्ड मीडिया, जो मुद्दों को नहीं उठाना चाहता है, जो सबसे पहले कवर फायरिंग देता है मोदी सरकार को अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि ऐसे तंत्र में लड़ाई कौन लड़ सकता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नहीं एक मिनट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं विपक्ष में जो लड़ाई लड़ते हैं। और मैं विपक्ष के लोग, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, कांग्रेस के ही नहीं, जो भारत का विपक्ष है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं। क्योंकि आज की राजनीति में विपक्ष की राजनीति करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए आपने देखा है कि कैसे जो शाम तक 70,000 करोड़ के आरोपी थे वो सुबह गलबैया करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। ये हमने देखा है। आप भी क्यों नाम नहीं ले रहे थे, मैं भी नाम नहीं ले रही। लेकिन मेरा अपना मानना है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन रहेगा, कांग्रेस पार्टी के मुद्दे सबसे ज्यादा निर्भीकता से कौन उठाता है। इस देश को 2022 में जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, 2024 का निर्णय लगता था बिल्कुल फॉरगॉन कंक्लूजन है। किसने इस देश को गैल्वनाइज कर दिया, किसने इंडिया गठबंधन को गैल्वनाइज किया, कौन इतने सारे विपक्षी दल को साथ लेके आया, किसने भारत जोड़ो यात्रा से एक माहौल बनाया? वो राहुल गांधी थे। और उस राहुल गांधी से अगर इस सरकार को आपत्ति ना होती तो उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रच के उनकी 2 साल उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता पार्लियामेंट से, उनका घर छीना गया या उनको ईडी में 55 घंटे पूछ करी गई। 11 साल से सत्ता में है। अगर कुछ होता वाकई केस में तो 5,000 के मुचालके पे राहुल गांधी बाहर नहीं होते। तो मेरा अपना मानना है कि यह निर्णय कि कांग्रेस का नेता कौन है, यह निर्णय कांग्रेस का महाराजगंज का कार्यकर्ता, यह निर्णय सुप्रिया श्रीनेत, यह निर्णय सीडब्ल्यूसी करेगा। यह निर्णय बीजेपी, ये निर्णय मीडिया और ये निर्णय सीईओज नहीं कर सकते हैं। अगेन सीईओज की आपने बात की। स्टार्टअप की दुनिया में सुप्रिया जी बात अक्सर कहते हैं कि जो इन्वेस्टर होता है वो आपके आइडिया में इन्वेस्ट नहीं करता, वो उस व्यक्ति में इन्वेस्ट करता है जो आइडिया लेकर आया होता है। सवाल ये कि कांग्रेस का आइडिया जो भी है, कांग्रेस की विचारधारा जो भी है, जो व्यक्ति उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसको पेश कर रहा है, अगर उसमें जनता विश्वास नहीं दिखा रही, जो कि मैंने आपको लगता है कि 42 से 100 सीटें आने में जनता विश्वास? अब मैं इसका जवाब देता हूं। अब सोचने का नजरिया है। एक तरफ आप ये सोच के खुश हो सकते हैं कि हम 42 से 100 आ गए, दूसरी तरफ आप ये भी सोच सकते हैं कि 10 साल बाद भी हम 100 नहीं पहुंचे हैं। 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। उसके आपने जब 10 साल शासन किया था तो आप 42 पे आए थे। बीजेपी 10 साल के शासन के बाद 234 पर है। आप 10 साल के बाद भी 100 पर नहीं आ रहे हैं। आप इस तरह से क्यों नहीं देख रहे हैं? ये तो खुद को तसल्ली और दिलासा देने वाली बात है। तसल्ली दिलासा देने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आप उन 100 लोगों के जीतने पर और 99 लोगों के जीतने पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने उन 99 लोगों को चुनकर भेजा वो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज मोदी सरकार को 10-10 सालों बाद बिल जेपीसी में भेजने पड़ रहे हैं, ये एक यूनाइटेड ऑपोजिशन के, ये इंडिया गठबंधन के चलते हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की विचारधारा एक चीज है, लेकिन उस विचारधारा का चेहरा कौन है ये दूसरी चीज है। और हमारी विचारधारा का चेहरा राहुल गांधी है। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूं। आप हमारे तमाम नेता हैं और हमारे बड़े पॉपुलर लीडर्स हैं, यंग भी हैं, ओल्ड भी हैं। उसमें हमारे यहां जब रैली होती है या जब वो किन्हीं और शहरों में जाते हैं, जो लोग राहुल गांधी जी को देखकर लालायित होते हैं, या जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं और जो आम जनमानस एयरपोर्ट पर या कैब वाला या मार्केट में जो लोग मिलकर राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, वो बिल्कुल अलग बात है। तो अब क्योंकि मीडिया में एक डिबेट चलाना है, एक नैरेटिव चलाना है,
वो आपका नैरेटिव हो सकता है, वो आपके एडिटोरियल्स भर सकता है, वो आपके पॉडकास्ट भर सकता है, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी हैं और इसमें हमें कोई संशय नहीं है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे दिग्गज नेता राहुल गांधी हैं। वो क्योंकि कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है और वो इस सरकार से एक व्यक्ति जो बीजेपी से कभी समझौता नहीं करेगा, और ये मैं जिसको कहते हैं ना एक लिख कर दे सकती हूं, वो राहुल गांधी है और ये विश्वास इस देश को है। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि बियॉन्ड राहुल गांधी अभी कांग्रेस पार्टी किसी और को आगे रखकर सोचने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, क्यों होंगे हम तैयार? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के मालिक वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के 99 सांसदों को जिताया, जिन्होंने कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में कांग्रेस की सरकारें बनवाई हैं, जिन्होंने बाकी प्रदेशों में भी कांग्रेस के एमएलएज जिताए हैं, जिन्होंने कांग्रेस के सांसद जिताए हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के मालिक इस कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जो 10 साल से पुलिस की यातना सह रहे हैं, जो 10 साल से हर तरह की यातना झेलने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस का झंडा पकड़ के चल रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस के मालिक वो है। पॉलिटिक्स में मालिक कह देना तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के ऊपर आप ही सवाल उठा रहे हैं। पॉलिटिक्स में कोई मालिक नहीं होता है। इंडी ब्लॉक, आखिर में इंडी ब्लॉक का सवाल पूछूंगा, फिर एक रैपिड फायर होगा। इंडिया ब्लॉक। That's much better. अगेन तो इसका फ्यूचर आप लोगों की पड़ गई है बीजेपी के उस पर इंडी ब्लॉक कहने की। क्या करें, जो सुन रहे हैं वही चल रहा है। आप एनडी ब्लॉक क्यों नहीं कहते, एनडीए क्यों कहते हैं? इंडिया कहने में दिक्कत है, लेकिन एनडीए कहने में दिक्कत है। इंडिया में जो ए अलायंस के लिए स्टैंड करता है, और एनडीए में क्या है? तो एनडीए अलायंस कहते हैं और हम इंडी ब्लॉक कहते हैं। एनडीए ही बोला जाता है। क्यों एनडीए अलायंस तो मैंने किसी को बोलते नहीं सुना। चलिए, हम इसी तरह की बहसों में पढ़कर तो हम बड़े सवालों पर बात नहीं कर पा रहे। मुझे लगा कि क्रैक करना जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी कोई नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई मंशा नहीं, हम कुछ भी नहीं काटेंगे। चलिए, इंडिया अलायंस का भी आप क्या फ्यूचर देख पा रही हैं? क्योंकि अगर मैं पिछले कुछ वक्त के घटनाक्रम पर नजर डालूं तो उमर अब्दुल्ला साहब ने मोदी जी की तारीफ की, 370 को लेकर भी उन्होंने कहा कि कोई सवाल अभी पैदा नहीं होता कि हम इसको लेकर कोई लड़ाई लड़ें। अभी उद्धव ठाकरे साहब भी मिले थे देवेंद्र फडणवीस से, उसके बाद सामना में तारीफ भी हुई। नीतीश साहब तो पहले ही इंडिया से अलग हो चुके हैं। बीच में लगातार आवाज़ें भी उठती रही आप ही के कुछ साथियों की तरफ से कि कुछ किसी और को फेस बनाया जाए इस अलायंस का। तो अभी आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं इंडिया अलायंस का? क्या रहेगा? क्या आगे भी ऐसे होगा जैसे अभी दिल्ली में हुआ है कि स्टेट के हिसाब से तय होगा, या दिल्ली से कुछ सबक लेके आगे आप एक साथ भी लड़ेंगे? इंडिया गठबंधन जो है वो एक थान के कटे कपड़े नहीं है। हम सब एक दूसरे के क्लोन नहीं है। हम सब अलग अलग पार्टीज हैं, कोई कहीं पर मजबूत है, कोई कहीं पर मजबूत है, लेकिन एक ये भी सत्य है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और असम से पोरबंदर तक अगर इंडिया ब्लॉक में कोई एक पार्टी या देश में कोई एक पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस एक तरह से इंडिया गठबंधन की धुरी है। आपकी जो ये बात हुई ना कि फलाने उनसे मिले, ढिमकाने उनसे मिले, अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में मिलना चाहिए लोगों को। मेरा अपना मानना है पॉलिटिक्स व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में खेतमेड़ का झगड़ा, मेरा मोदी जी से कोई खेतमेड़ का झगड़ा नहीं है। जब राहुल जी ने सदन में खड़े होकर एआई पर वक्तव्य दिया जो बीजेपी को चुभा, क्योंकि वो सच बोल रहे थे, जब उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया अच्छा प्रोग्राम था लेकिन फेलियर आपका रहा कि आप उसको क्रियान्वित नहीं कर पाए, उन्होंने प्रोग्राम की तारीफ करी। पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कोई खेतमेड़ का झगड़ा थोड़ी है कि भैया तुम्हारी इतनी जमीन, हमारी इतनी जमीन है। मेरा अपना मानना है कि उसके बावजूद इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनका एक सोच है, उनका लोकतांत्रिक एक सोच है, उनकी राजनीतिक एक सोच है, उनकी संविधान के प्रति एक सोच है। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो एनडीए के एलाइज हैं, उनकी कुछ और सोचें हैं। वो किसी और तरह से संविधान को देखते हैं, वो किसी और तरह से देश को देखते हैं, वो किसी और तरह से सेक्युलरिज्म को देखते हैं, हम किसी और तरीके से देखते हैं। एक बड़े मोटिव से हम सब साथ आए हैं और उस बड़े मोटिव में बीजेपी का जो निरंकुश प्रशासन था, जो निरंकुश शासन चल रहा था, उसको हमने कई हद तक नकेल कसने का काम किया है और इसमें सबकी भागीदारी रही है। मुझे लगता है अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने तारीफ कर दी, अच्छी बात है। वो उमर अब्दुल्ला साहब कभी कभी सवाल भी पूछते हैं। मुझे लगता है उद्धव साहब के सामने ने अगर कुछ लिखा तो कई बार वो उनके खिलाफ तलखी भी लिखते हैं। ये कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब गठबंधन का कोई साथी कुछ बोलता है तो मीडिया उसमें नमक मिर्ची लगा के सरसों के तेल में तल कर उसको करता है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव हुआ, 24 का चुनाव हुआ और 24 के चुनाव में बीजेपी धड़ाम से गिरी और उसके बाद राजेश मिश्रा उनके विधायक, राजभर जी उनके घटक दल, संजय निषाद जी उनके बड़े घटक दल के साथी, अनुप्रिया पटेल जी, लगातार उन लोगों ने विरोधी तेवर अपनाए और बोला कि मोदी योगी की वजह से हम ये चुनाव हारे हैं, इन लोगों ने फलानी चीज करी, इन लोगों ने बुलडोजर चलवाया, इन लोगों ने पिछड़ों को साथ नहीं लिया।
ये खबरें मीडिया में आई नहीं, ये खबरें हमने बतानी पड़ी, हमें ट्वीट करना पड़ा, उसके बाद पब्लिक डिबेट्स में हमने जब रखा तो उसका उत्तर मिला हमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो विरोध है वो कई हद तक छुपा दिया जाता है। उनका जो विरोध है, उन्होंने अग्निवीर पर सवाल उठाया, टीडीपी ने भी उठाया, जेडीयू ने भी उठाया, एमएसपी पर जेडीयू लगातार सवाल उठा रही है, सरकार मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि विरोध होना चाहिए राजनीति में, लोकतंत्र में। और राजनीति क्या है? राजनीति महत्वाकांक्षा का एक नाम है। राजनीति में हर व्यक्ति चाहता है कि वो लीड करे, लेकिन क्या एक स्टेट के लोग पूरे देश को लीड कर सकते हैं? ये भी सवाल है। और एक सवाल और भी पूछा जाएगा कि आप लोग जो एक स्टेट के लोग हैं वो बाहर जगह गए थे चुनाव लड़ने, वहां क्या हश्र हुआ? तो ठीक है, ये सारी बातें कहने आपने महत्वाकांक्षा की बात की। क्या सुप्रिया जी, इतने जो कांग्रेस के नेता हाल फिलहाल छोड़कर गए, नाम भी लेने की जरूरत नहीं, सभी आपको पता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर गुलाम नबी आजाद तक, जितिन प्रसाद तक, मतलब इतनी लंबी फहरिस्त है, क्या नाम लूं। क्या ये सभी महत्वाकांक्षा की वजह से गए हैं, या आपको लग रहा है कि एक वक्त के बाद आदमी अपने सर्वाइवल का भी सोचता है, और बतौर नेता आपको लगता है कि शायद इस पार्टी में रहूंगा तो मेरा राजनीतिक करियर सर्वाइव नहीं करेगा? क्योंकि इसी महत्वाकांक्षा की वजह से अभी पूरा हरियाणा में जो आपको एक पूरे का पूरा एक स्टेट आपने कॉस्ट किया, वहां पर तकरीबन 17 से 22 सीटें ऐसी थी, आप ज़्यादा बेहतर जानती होंगी, जहां अगर आप मैनेज कर लेते लोगों को तो है ना, जहाँ आप जीत भी सकते थे। इसके दो आंसर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस जैसी लाइक माइंडेड पार्टी में जाते हैं तो मुझे लग सकता है कि आप अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि कांग्रेस मेरे राज्य में नहीं जीत रही है, मैं दूसरे सिमिलर तासीर वाली पार्टी में चला जाऊं तो हो सकता है वहां पर मेरा कुछ हो जाए। लेकिन जब आप 360 डिग्री का गुलाटी मार के बीजेपी में जाते हैं तो आप कांग्रेस में क्या कर रहे थे? मैं तो ये सवाल उठाती हूं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी भारत के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के दो छोर हैं। हम वो दो पैरेलल लाइंस हैं, हम वो दिन और रात है जो मिल नहीं सकते। भारतीय राजनीति का यही तो चरित्र है। नहीं, बिल्कुल गलत चरित्र है। और इसीलिए मैं राजनीति में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे मेरा पॉलिटिकल सर्वाइवल जरूरी है, या मुझे अपने मुकदमे खत्म कराने, या मुझे अपने राजघराने जो पोजीशन में थे वो फ्री कराने, जो लोगों ने किए, भर भर के किए, वहां जाकर किए, समझो। लेकिन मैं जब रात को सोती हूं तो मैं एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रही हूं, और मेरे लिए यह बिल्कुल साफ है कि कल को अगर ऐसी चीज हो गई कि मुझे समझौता करना पड़े तो मैं राजनीति त्याग दूंगी, लेकिन मैं बीजेपी नहीं जाऊंगी। बहुत लोगों के लिए हो सकता है यह समझौता करना आसान रहता। तो कौन से लोग हैं जिनके बारे में जब आपको पहली बार पता चला कि कांग्रेस छोड़ रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा इमोशनली हर्ट हुआ या झटका लगा? इमोशनल तो देखिए क्या चीज होती है, इमोशनल आपको सिर्फ आपकी फैमिली हर्ट करती है, बाकी नहीं, फिर भी झटका लगा जो आपको? मतलब मुझे दुख हुआ, मुझे दुख हुआ, बहुत सारे लोगों पे दुख हुआ। मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया पे दुख हुआ, मुझे मिलिंद देवरा पे दुख हुआ, मुझे जितिन प्रसाद पे दुख हुआ, क्योंकि ये सारे वो लोग थे। गुलाम नबी आजाद जैसे गुलाम नबी आजाद पर दुख हुआ, मतलब उन्होंने बीजेपी नहीं ज्वाइन करी, लेकिन हाँ उन्होंने तो बहुत ही बड़ा झटका दिया। आप 36-37 साल राज्यसभा के मेंबर बन के रहे, और उसके बाद एक सरकारी घर के लिए आपने अपनी विचारधारा से वो समझौता किया कि आज कश्मीर में आपके बारे में जो लोग कह रहे हैं, आपको कश्मीर का चुनाव छोड़कर भागना पड़ा। तो आपके राजनीतिक जीवन का क्या हश्र निकला? मुझे दुख इस बात का हुआ, और गुलाम नबी आजाद से ज्यादा मुझे इन लोगों से इसलिए हुआ क्योंकि ये युवा लोग हैं, आप इनसे ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि युवा थोड़ा निडर होता है, युवा मुस्तैदी से लड़ता है। ये सब लोगों को कांग्रेस पार्टी ने 2004 में इन सबको मंत्री बनाया था। इन लोगों ने सत्ता की वो मलाई चाटी है जो शायद इनसे बहुत काबिल लोगों ने नहीं मंत्री बन पाए थे। और उसके बाद पहला मौका मिलते ही, और मुझे कहीं पर एक थोड़ा सा ये लगता है कि शायद जब आप पॉलिटिकल परिवारों में पैदा होते हैं तो वो सिल्वर स्पून के साथ होते हैं, और जो एक पावर का वैभव होता है या पावर से जो आपको ताकत मिलती है वो ऑपोजिशन में नहीं रहती है, और उससे अभ्यस्त होना शायद मुश्किल होता है। मे बी, मतलब अदरवाइज तो इतना बड़ा समझौता आप कैसे कर लीजिएगा? तो सुप्रिया श्रीनेत्र जी के लिए माने कि वो कभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगी? कभी भी नहीं। मैं राजनीति छोड़ दूंगी लेकिन मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है। चलिए, आज बात रिकॉर्ड भी हो गई। सुप्रिया जी, आखिर में कुछ छोटे से सवाल आपसे पूछेंगे रैपिड फायर में, और उम्मीद करते हैं आप उसी तरह से जवाब देंगी। अगर किसी दिन कोई रास्ते में सर पर बंदूक तान ही दे आपके और कहे कि मोदी सरकार की 2 सच्ची तारीफ करो, तो क्या करेंगी? गोली चला दो। वाह, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर।
कांग्रेस के अंदर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे आप राजनीति के इतर कुछ भी बात कर सकते हैं और बहुत कंफर्टेबल रहते हैं? बहुत सारे लोग हैं। मैं प्रियंका जी से बहुत खुल के बात कर लेती हूँ, थोड़े व्यक्तिगत विषयों पे भी कर लेते हैं हम बात। तो बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी लीडर भी हैं और वो महिला है, तो वो थोड़ा समझती भी हैं कि कौन सी वेब सीरीज देखी आखिरी? नहीं उस तरह की नहीं, लेकिन फैमिली में क्या हो रहा है या क्या चीज़ परेशान कर रही है या इस तरह की चीज़ें। पॉलिटिकल अपने पूरे करियर में आप टीवी डिबेट में भी आती हैं, कोई ऐसा किसी नेता का कॉम्प्लीमेंट आपको मिला जो आपके लिए बहुत स्पेशल था और आपने जब देखा मोबाइल मेरे बॉस पर? का, राहुल जी का, मुझे अच्छा, एक डिबेट था और उन्होंने मुझे उसकी एक क्लिप भेज के थम्स अप लिखा, तो आई वाज वेरी हैप्पी। मतलब बताइए क्या ऐसी बात थी जो बहुत अच्छी लगी उनको? वो नहीं बताऊंगी, लेकिन मतलब वो फीडबैक बहुत देते हैं और ये जरूरी नहीं कि सारा फीडबैक पॉजिटिव अच्छा। हो। ओह, ही इज अ वेरी टफ बॉस। वो नेगेटिव फीडबैक भी देते हैं। और उनकी एक ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि हम लोग क्योंकि कई बार आवेग में बह जाते हैं, वो भाषा की मर्यादा पे बहुत ज्यादा उनको ये है कि पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं, 2024 का चुनाव चल रहा था और लोग बातें करते हैं राहुल जी की, सोनिया जी की, उस संदर्भ में आपको मैं बता रही हूँ। एक मोदी जी का कैरिकेचर कोई हैंडल चला रहा था। कौन सा हैंडल था मुझे, मतलब मैंने उस हैंडल को देखा भी नहीं था, वो मैम ने कहीं पर देख लिया होगा इंस्टाग्राम पे। तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि सुप्रिया, यू नो, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, दिस इज वेरी रॉन्ग। तो मुझे उस दिन दो चीजों का एहसास हुआ। एक कि अगर आपकी लोकतंत्र में वाकई में आस्था है ना, तो आपको वो चीज गलत लगेगी। और दूसरा मुझे लगा कि ये किस मिट्टी की बनी है। इनके बारे में बीजेपी के लोग, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के सांसद, खुद प्रधानमंत्री ने क्या क्या शब्द नहीं कहे, और उसके बाद इनका इतना उदार हृदय होना, बड़प्पन होना। मैंने उस दिन एक लेसन सीखा लाइफ में। और फिर मैंने उनको बोला कि मैम, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस का हैंडल नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का हैंडल, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनको ये तकलीफ हुई देखकर कि प्रधानमंत्री के पद का गरिमा वहां पे गलत हुई, वो मुझे बहुत करता है। राहुल जी बहुत फीडबैक देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देते हैं। कोई ऐसा बताने लायक हो तो बताइए। नहीं देते हैं, मतलब कई बार कोई कैरिकेचर बना या कोई एनिमेशन बना तो उस पे बोल देते हैं कि ये सीरियस नहीं था। कितना फ्रीक्वेंटली फीडबैक आता है महीने में? नहीं, आ जाता है। आ जाता है बिल्कुल। ही इज अ वेरी हैंड्स ऑन पर्सन। अगर आप उनसे पूछना चाहिए, अदरवाइज ही लेट्स यू डू हिज ओन थिंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज्यादा राहुल जी से प्रभावित और राहुल जी से प्रेरित है। मतलब बहुत सारी ऐसे मुझे अभी भी याद है, जब मैं बहुत पहले उनसे एक बार उनके साथ बैठी थी और वो शिव भक्त हैं, तो वो शिव जी पर मुझे बताने लगे। और जब उन्होंने कुछ कुछ ऐसी बातें बताई जो हमने अपने घर में, तो मैंने सारे मंदिर में सभी भगवान रहते हैं और मेरी दादी अलग तरीके की उपासक थी, मेरी माँ अलग तरीके की पूजा करती, हमने कभी सोचा नहीं था इस बारे में। विष्णु जी की एक हमारे यहाँ बहुत अच्छी सी वो लेटे हुए विष्णु जी हैं सुप्त अवस्था में, तो लक्ष्मी जी उनके पैर के पास बैठी हुई हैं, पार्वती जी शिव जी के बगल में बैठती हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे ही बोला कि देखो, शिव के बगल में पार्वती बैठती है, उनकी जांग पे हाथ रख के बैठती है। तो मुझे उस दिन लगा, मैंने कहा इनकी जो सोच है वो बहुत डीप है। क्या जिस तरह आप राहुल जी के बारे में बताती हैं, दूर से रहकर कुछ लोगों का ऑब्जर्वेशन भी है कि शायद वो राजनीति के लिए कुछ ज्यादा मासूम है या इनोसेंट है, या जिस तरह की हाश या ब्रूटल ये राजनीति है शायद उसके लिए नहीं बने। कभी आपको ऐसा लगता है? आई डोंट थिंक मासूम या वो है, वो सभ्य व्यक्ति है कि वो सभ्य व्यक्ति है जिस स्तर पर और अगर आप कह रहे हैं कि राजनीति में सभ्य लोग नहीं होने चाहिए तो ये अलग बात है। नहीं, बिल्कुल राजनीति के लिए बने। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में बड़े सोच के लोगों की जरूरत है। जो स्पीच राहुल जी ने एआई पर या मशीन लर्निंग पर या भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्यों होनी चाहिए पार्लियामेंट में दी, या जो उन्होंने ड्रोन की बात करी, या जो उन्होंने डेटा की बात करी कि कैसे अधिकांश डेटा हमारे या तो अमेरिकन कंपनीज के पास है या प्रोडक्शन का डेटा चाइनीज, वो बहुत गंभीर विषय है। उस विषय पर इस देश में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा कैसे होगी? सबको खुदाई में ही व्यस्त रखो। बीजेपी में आपका कोई ऐसा फेवरेट प्रवक्ता है जिससे बात करके आपको बहुत मजा आता है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बैंड बजा के मजा आता है। अच्छा, और कोई ऐसा बीजेपी का नेता, जैसे एक वक्त कांग्रेसी कहा करते थे वाजपेयी साहब के लिए कि आदमी तो बहुत अच्छे लेकिन गलत पार्टी में, क्या बीजेपी के किसी नेता को लेकर आपको लगता है ये आदमी तो भला है लेकिन गलत पार्टी में? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ तो जवाब दीजिए। आपने पहले नेता बहुत अच्छे थे, मुझे सुषमा जी पसंद थी, जेटली जी से बहुत मुझे सानिध्य उनके साथ रहा। और आजकल इतना मेरा कुछ है नहीं, और मुझे लगता है कि जो भाषा उन लोगों की मैं सुनती हूँ तो नो, नॉट एट ऑल। बिल्कुल। और आखिरी में ये बताइए सुप्रिया जी कि ऐसे कौन से 2 या 3 लोग हैं, हिस्ट्री से भी हो सकते हैं, हिस्टोरिकल फिगर भी हो सकते हैं, 10-20 साल पहले की भी हो सकते हैं, जिनसे आपकी मिलने की बड़ी तमन्ना थी लेकिन आप मिल नहीं पाई, और आपको लगता है कि अगर आपको कोई विश हो कि यार ये 2-3 लोग मेरे सामने एक बार फिर से जिंदा कर दो? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, विदाउट अ डाउट।
जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी, या मेरे पिताजी ने जब तक मुझे सोनिया जी से नहीं मिलाया था, मुझे बहुत फैसिनेट करती थी वो। अब अगर आज आप पूछिएगा तो इंदिरा जी से शायद, और कि आपके अंदर वो मुझे हमेशा से ये लगता है, और क्योंकि मैं आज की राजनीति देख रही हूं, कि आपके अंदर वो जज्बा कहां से आया कि आपने कहा टू हेल विद अमेरिका, पाकिस्तान के तो मैं 2 टुकड़े करूंगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है, ये कहना कि मैं बैंक्स को नेशनलाइज करूंगी। आज आप एक प्राइवेट एंटिटी को नेशनलाइज करने की हिम्मत कर सकते हैं? ये पूरा कार्टेल को तोड़ना, मुंबई के कार्टेल को, बैंक्स को नेशनलाइज कर देना, मतलब मुझे लगता है कि उसके लिए क्या जज्बा चाहिए होगा। और राजनीति के इतर कोई ऐसी पर्सनैलिटीज हैं आर्ट में, फिल्मों में, कला में या खेलकूद में, स्पोर्ट्स में, कोई ऐसा है? मतलब अधिकांश लोग, क्योंकि एक रिपोर्टर रही हूँ, जर्नलिस्ट रही हूँ, एडिटर रही हूँ, तो बहुत लोगों से तो मुलाकात जिनसे होने का मन था हो ली, पर नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। राजनीति ही ज्यादा प्रभावित करती, राजनीति से ही ज्यादा रुचि। गांधी जी से अगर आपको एक सवाल पूछना होता तो क्या पूछती? गांधी जी से अगर सवाल पूछना होता तो ये पूछती कि आपको कितना दुख होता है कि आपके देश में आज गोडसे के भी उपासक हैं। तो आपने आखिर में एक राजनीतिक स्टेटमेंट भी दे दी। वो है, सच है, और मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ होती है। मतलब बहुत कम चीजों पर मुझे, जैसे आपने बोला था ना कि अंदर तक गुस्सा कब आता है, मुझे अंदर तक गुस्सा तब आता है जब मैं महात्मा गांधी की अवहेलना होते हुए देखती हूँ। क्योंकि देखिए, कुछ लोग, और ऐसा नहीं है, गांधी भी राजनीतिक थे, गांधी जी से भी बहुत गलतियां हुई होंगी, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो सियासत से, वो आपसी मुठभेड़ से ऊपर होनी चाहिए। आपको अमेरिका में कोई भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बुराई करते हुए नहीं दिखेगा, आपको नेल्सन मंडेला के खिलाफ बोलते हुए लोग नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर खुलेआम महात्मा गांधी को गालियां दी। जो महात्मा गांधी को गोली मारना दिखा रहा है, उसको सदन में भेज दिया जा रहा है। ये इस देश से शिकायत है थोड़ी। चलिए एक आखिरी सवाल, जो लोग कांग्रेस की राजनीति से सहमत हैं, आपकी तरफ देखते हैं कि आप लोग कुछ करेंगे, जब 4 जून 2024 को नतीजे आए तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के साथ एक मोमेंटम है और हरियाणा में, दिल्ली में या महाराष्ट्र में फ़ायदा होगा, लेकिन चीज़ें उस तरह नहीं गई। लेकिन अब भी लोग जो आपकी तरफ देख रहे हैं, क्या उनको मैसेज देंगी कि यहाँ से पार्टी किस तरह से फिर से रिवाइव करेगी, क्या बदलाव करेंगे, क्या होप उनको आप दे रही हैं? मुझे लगता है बदलाव काफी दिख रहे हैं। अगर आपने हमारे अभी हाल की नियुक्तियां देखी हो, बहुत सारे यंग लोगों को लाया गया है, ऐसे लोगों को लाया गया है जो प्रोफेशनल लाइफ से पॉलिटिक्स में आए हैं, उनको राज्यों का प्रभारी बनाया गया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एक नई तरह की राजनीति की जरूरत है। मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति एक कारोबारी और एक प्रधानमंत्री के बीच की नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान की राजनीति में आपको पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को साथ लेके चलना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कांग्रेस की तरफ देख रहा है, उसको यह विश्वास होना चाहिए कि जिन उसूलों के लिए इस देश के लोगों ने कुर्बानी दी और आजादी की लड़ाई लड़ी, कुछ भी हो जाए, कांग्रेस उन उसूलों के लिए लड़ेगी। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत मजा आया सुप्रिया जी आपसे बात करके। आपने निजी जिंदगी में बात की, राजनीति पर की, और सबसे बड़ी बात है बेबाकी से की, जैसा कि आप अक्सर करती हैं। तो बहुत शुभकामनाएं आपको। थोड़ी तलखी रही, पर वो तलखी तो होनी चाहिए। नहीं, वो तलखी तो, वो तो मिर्च है इस बातचीत का, तो उम्मीद करते हैं उससे लोगों को मजा भी आएगा। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो इस बातचीत में इतना ही, धन्यवाद।